कैसे रिवाइज करेंगे भी फेमा को, किसको रिवाइज करेंगे बोलो जल्दी से, फेमा को रिवाइज करेंगे। सर देखो सबसे पहले 1947 में ना फेरा हुआ करता था। फेरा बहुत ज्यादा रिजिड था बेटा, मतलब फेरा ना कुछ ट्रांजैक्शन करने देता था, ना कोई मतलब डिस्क्लोजर करने के बाद भी ट्रांजैक्शन नहीं करने दे रहा है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन डालता था फेरा। फिर बाद में समय बदलता गया, 1973 में फेरा में थोड़े से चेंजेस किए गए जिसको थोड़ा सा आसान बना गया। फिर 1991 में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और फाइनली कुछ सालों बाद अपने को फेमा देखने को मिला। फेमा में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, डॉलर्स के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, ये सबके ट्रांजैक्शंस को इन्होंने हटा दिया। बोले बिंदास तुमको जो ट्रांजैक्शन करना है करो। उससे फायदा ये हुआ कि एक समय जहां पे अपना फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व केवल 1.1 बिलियन डॉलर का था, अब जो फॉरेक्स है ना वो कितने पे आ गया है, 600 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। कितने पे आ चुका है बोलो जल्दी से, 600 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। अब देखो क्या दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं तो फेरा तो वैसे ही रिजिड है, फेमा जो है ना ये भी रिजिड है, लेकिन ये डिस्क्लोजर को लेके रिजिड है। इसका मतलब क्या कि फेमा कहता है कि तुम अगर हमें डिस्क्लोज कर दोगे ना, हम तुम्हें ट्रांजैक्शन करने देंगे, हम नहीं रोकेंगे तुमको। तुम ट्रांजैक्शन अगर करना चाहते हो ना बिंदास करो, बस हमको क्या करना एक बार बता देना, एक बार बस हमको इन्फॉर्म कर देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जो ट्रांजैक्शन करना है करो, जैसा तुमको ठीक लगता है वैसा तुम करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला सर, फेमा में अथॉरिटीज कौन सी होती है? तो देखो फेमा को एडमिनिस्टर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है बेटा, जिसके अंदर आरबीआई आता है, और आरबीआई अथोराइज पर्सन और उसके नीचे अथोराइज पर्सन होते हैं। और जुडिशियल मतलब कल चल के केस वेस हुआ कुछ फेमा के अंदर, तो जुडिशियल अथॉरिटीज में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेमैट, डिप्यूटी डायरेक्टर, और ये सारे जुडिशियल अथॉरिटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक जनरल, ये तो क्लास के एग्जांपल्स थे अपने कि फेमा जनरली कब एप्लीकेबल होता है। तो जैसे जेठालाल हो गया बेटा, ये एक इंडियन बिजनेसमैन है, ठीक है, तो इसके पास पैसा रुपीज में है। अब ये मान लो मुंबई में टोनी टीवी परचेस करता है तो फेमा नहीं लगता, लेकिन जेठालाल अगर चाइना जाके एशिया के हेड से समझना टोनी टीवी खरीदे तो मैं कहूंगा यहाँ पे फेमा लगने वाला है, क्योंकि कमारा रुपीज में और खर्च डॉलर में रहा है बेटा। इसके अलावा सर अगर जेठालाल दुबई में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाले और बागा को बोले कि तुम एक काम करो ना, तुम वहां पे क्या करो, मेरे धंधे को संभालो, तो इस केस के अंदर भी हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्या लगने वाला है, फॉरेक्स मतलब फेमा लगने वाला है। क्या? यस सर, लगने वाला है। दोस्तों एक और दूसरा एग्जांपल सर, जुक्कू के बारे में बात करेंगे। मार्क जुकरबर्ग के बेटा, ये नाइकी के स्टोर में जाता है बेटा यूएस में, और एडिडास के शूज खरीदता है, मतलब नाइकी पसंद नहीं आया तो एडिडास के खरीदता है, तो वहां पे फेमा नहीं लगेगा, क्योंकि कमाया डॉलर में उड़ा डॉलर में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो है जुक्कू, ये आता है इंडिया में बेटा, इंडिया में इसने हाथी की खिचड़ी खाया बेटा, उसके बाद उसको लगा कि यार ये जो अनंत अंबानी के हाथ में घड़ी है ना, वो घड़ी बहुत मुझे प्यारी लग रही है, और वो जाता है बेटा वो घड़ी को खरीदने के लिए इंडिया में, तो कमा रहा डॉलर में लेकिन उसको पैसा खर्चना है रुपीज में, तो मैं कहूंगा यहाँ पे फेमा एप्लीकेबल लगने वाला है। क्या? हाँ सर बोलो मुझे जल्दी से, यहाँ पर फेमा एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लो मार्क जुकरबर्ग इंडिया में टेप बुक ओपन करता है, क्या ओपन करता है बोलो, टेप बुक ओपन करता है, फेसबुक ओपन करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी क्या फेमा लगने वाला है? हाँ सर, यहां पे भी फेमा लगने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। गॉट इट एवरीवन? क्या आप सारे लोग समझ पा रहे हैं क्या बात को? यस, चलिए आइए अब देखो क्या, अब फेमा के प्रियम्बल के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो जल्दी से? फेमा के प्रियम्बल के बारे में अपन लोग पढ़ते हुए चलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सर, सर फेमा का प्रियम्बल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि जो एक्ट है ना फेमा, ये मदद करता है कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए जो भी लॉ है बेटा फॉरेन एक्सचेंज को लेके। मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इंडिया के पैसा छोड़ के कोई दूसरी चीज है, जैसे येन हो गया, जैसे मान लो डॉलर्स हो गया, कोई भी चीज है ये फॉरेन एक्सचेंज बोली जाती है। तो सर जिससे हम लोग कंसोलिडेट और लॉ को बदल सके, कौन से लॉ को बेटा? फॉरेक्स लॉ को। देखो कौन से लॉ को? फॉरेक्स लॉ को बदल सके, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहते हैं कि फेमा उसके लिए आता है। फेमा जो है ना वो एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, मतलब बाहर से मैं कुछ इंपोर्ट करता हूं, मैं कुछ एक्सपोर्ट करता हूं, उसके पेमेंट, धंधे और पेमेंट के लिए फेमा लगता है। इसके अलावा सर फेमा अपने को मदद करता है ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को लेके, कि कैसे
आप सही धंधा करके कैसे आप फॉरेन एक्सचेंज को समय समय पर ग्रो कर सकते हो, उसके बारे में फेमा बात करता है। सर फेमा की एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जा सकता है। सर फेमा इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इसके अलावा सर ऐसा ब्रांच ऑफिस या एजेंसी जो इंडिया के बाहर है पर किसके द्वारा कंट्रोल है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए मैं मेरी बात करूंगा बेटा, मैंने मान लो अल्टीमेट सीए दुबई खोला, जैसे मैंने बोला ना जेठालाल ने बेटा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुबई खोला, तो उस सिचुएशन के अंदर वो है क्या, आउटसाइड इंडिया ब्रांच है, पर कंट्रोल किसके द्वारा है, जेठालाल के द्वारा। तो मैं कहूंगा फेमा मतलब उसके ऊपर फेमा लगने वाला है क्या, यस सर फेमा विल बी एप्लीकेबल। और ऐसी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी जो इंडिया के अंदर है जिसको कंट्रोल करने वाला आउटसाइड इंडिया वाला है, कहा है बोलो जल्दी से, आउटसाइड इंडिया। जैसे मार्क जुकरबर्ग है इंडिया के बाहर, पर वो इंडिया में अगर टेप बुक डालता है तो जो टेप बुक की ब्रांच है बेटा या ऑफिस है या एजेंसी है, ये इंडिया में हो गई क्या, हाँ सर ये इंडिया में हो गई। और इंडिया में हो गई तो इसके ऊपर क्या फेमा एप्लीकेबल होगा क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे फेमा एप्लीकेबल होने वाला है। क्या आप बात को समझे, सारे लोग जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या, जल्दी जल्दी बोलो। गॉट इट एवरीवन, ममता देवी, निश्चय, जय, सारे लोगों को क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या, क्विकली बताएंगे। सर आप लाइव नहीं, भूत आया मेरा बेटा यहाँ पे, है ना। चलो आओ ध्यान दो। तो क्या आपको इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझे क्या, बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है क्या, है ना, बोलो बोलो बोलो। यश कह रहा है कि निश्चय, वहां बचे भी है क्या, खैर चलो ध्यान दो। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए, अब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 2 के ऊपर आ जाता हूं मैं। डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अपन लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। होप सो आप सभी लोगों का बढ़िया से रिवीजन हो रहा है। मेरा साथ साथ बेटा ईयरफोन्स हेडफोन्स डाल के है ना ऐसे सुनते रहना मेरे को, बिल्कुल इधर उधर देखना मत कहीं पे भी, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोलूं उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलो 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 सर आओ यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलूंगा, डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अथोराइज पर्सन का क्या मतलब होता है, क्या कहा मैंने, बोलो। सबसे पहली डेफिनेशन है अथोराइज पर्सन की। अथोराइज पर्सन का मतलब होता है अथोराइज डीलर। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक ये अथोराइज डीलर है बेटा, जो फॉरेन सिक्योरिटीज में डील कर सकता है, फॉरेन करेंसीज में, फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, उसे अथोराइज डीलर बोला जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा मनी चेंजर। मनी चेंजर का मतलब क्या होता है, मनी चेंजर का मतलब होता है जो मनी को एक्सचेंज करा के देता है। ये फुल प्लेज भी हो सकता है या ये रिस्ट्रिक्टेड वाला भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई फॉरेनर है बेटा, बिल गेट्स है, गलम है, वो आता है बेटा इंडिया में, वो 5 स्टार होटल में रुकता है, तो वो डॉलर देके कैश रुपीस ले सकता है, पर वो कैश देके रुपीस देके डॉलर नहीं ले सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। और फुल प्लेज का मतलब होता है खरीदी बिक्री सब कुछ तबीयत से करता है मनी चेंजर, तब मैं कहूंगा आपके साथ उसे फुल प्लेज मनी चेंजर बोला जाता है, ठीक है। फिर ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में एसईजेड जोन्स है बेटा, तो एसईजेड जोन्स में जब कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में आता है और हम लोग, हमारी जो बैंकिंग चैनल है उसको मदद करता है बेटा ये कन्वर्ट करने में, डॉलर को रुपीस में, रुपीस को डॉलर में, तो उसे ऑफशोर बैंकिंग कहते हैं। तो उसे भी अपन लोग अथोराइज पर्सन बोल रखे हैं। और अदर में जो डील करता है फॉरेन एक्सचेंजेस में, जैसे प्राइवेट डीलर्स होते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी को आरबीआई से लाइसेंसेस लेती है जो डील करती है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो उन्हें भी अपन लोग अथोराइज पर्सन कहते हैं क्या, हाँ सर उन्हें भी अपन लोग अथोराइज पर्सन कहते हैं। समझे क्या आप बात को, बोलो ना। तो अथोराइज पर्सन में 4 लोग आते हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बाद में देखेंगे, आपको पता है डिटेल में डिस्कशन है कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। अब देखो करेंसी का मतलब क्या होता है, करेंसी नोट्स या पोस्टल नोट्स या मनी ऑर्डर या ड्राफ्ट, ये सब चीजें करेंसीज के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बोलो, करेंसी के अंदर। तो करेंसी नोट तो आई गए, नोट के अंदर आते हैं कॉइन्स और नोट्स दोनों, चिल्लर भी आ गए और नोट भी आ गए, वो दोनों करेंसी नोट्स का पार्ट माने जाते हैं। पोस्टल नोट्स, पोस्टल नोट्स का मतलब होता है कभी कभार पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह जो होते हैं ना, उसको भी एक प्रकार से मॉनेटरी दर्जा दिया गया है। मनी ऑर्डर का मतलब होता है पोस्ट के थ्रू मनी भिजवाना, उसे मनी ऑर्डर कहते हैं। ड्राफ्ट्स होते हैं यहाँ पे, है ना, ओडी ड्राफ्ट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग ड्राफ्ट्स होते हैं। फिर ट्रैवलर चेक होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, जिसको अपन लोग करेंसी कहते हैं। बेसिकली करेंसी का एक मोटा मोटी डेफिनेशन ये है, जो भी आपके ट्रेड को, ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए फैसिलिटेट करे, उसे अपन लोग करेंसी कहते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो। जो भी चीजें आपको
धंधा करने के लिए फैसिलिटेट करे, उसे क्या बोला जाता है? करेंसी उसे बोला जाता है। समझे क्या आप बात को? सारे लोग जल्दी से बताएंगे क्या आप इस बात को समझे क्या? ठीक है, तो अपन लोग डेफिनेशन में भी चल रहे हैं बेटा। ऑथराइज्ड पर्सन अपन ने पढ़ चुका है, फिर करेंसी अपन ने देख चुके हैं, और अभी अपन लोग बाकी चीजें, और यहाँ पे फॉरेन करेंसी क्या होगा, ये सब चीजों को अभी अपन लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, देखो सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को भी मैं आपको कुछ देर बाद समझाता हूं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ फॉरेन एक्सचेंज। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एकदम एग्जाम में पूछने लायक वाली है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब होता है इंडिया, रुपीस को छोड़ के कोई भी करेंसी को फॉरेन करेंसी बोला जाता है। जैसे अपने रूपी गांधी जी का नोट बेटा, गांधी जी के नोट को छोड़ के बाकी कोई भी नोट आ जाए, मैं कहूंगा आपके साथ ये क्या है? फॉरेन करेंसी है। चिल्लर है बेटा, अपने इंडिया के चिल्लर को छोड़ के बाकी कहीं के भी चिल्लर आ जाए, मैं कहूंगा ये फॉरेन करेंसी है। क्या है बोलो जल्दी से? ये फॉरेन करेंसी है। ओ, ये फॉरेन करेंसी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड होता है फॉरेन करेंसी में, जरा देखते हैं। तो देखो क्या, अगर कोई भी डिपॉजिट है या क्रेडिट है या बैलेंस पेबल है फॉरेन करेंसी में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं दुबई में गया था काम करने के लिए, मैंने दुबई में एक बैंक अकाउंट ओपन खोला, वहां के अकाउंट में पैसे आते थे बेटा वहां के करेंसी में, मैं फिर इंडिया में आ गया और इंडिया में आके एज इट इज वो पैसा जो अकाउंट है वो मेरा पड़ा हुआ है दिरहम। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा, वो जो फॉरेन करेंसी का अकाउंट पड़ा हुआ है मेरा, जिसमें डिपॉजिट बैलेंस है, तो मैं कहूंगा वो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है। क्या? हाँ सर, फॉरेन एक्सचेंज होता है। समझे क्या? तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या? फॉरेन करेंसी। दूसरा क्या क्या? डिपॉजिट, क्रेडिट या बैलेंस पेबल जो फॉरेन करेंसी में। इसके अलावा सर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ट्रैवलर चेक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया है इंडियन करेंसी में बट पेबल है फॉरेन करेंसी में। क्या बोला मैंने? जो बनाया गया है इंडियन करेंसी में बट पेबल है फॉरेन करेंसी में, तो उसे क्या बोला जाता है सर? उसे भी हम लोग कहते हैं इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज। या उल्टा, बनाया है फॉरेन करेंसी में और पेबल है इंडियन करेंसी में, तो उसे भी फॉरेन करेंसी, उसे भी फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं क्या? यस सर। सर मुझे एक बात बताओ, अगर बनाया रुपीज में है और पेबल भी रुपीज में है, तो क्या ये फॉरेन करेंसी होगा? क्या नहीं होगा, सीधी सी बात है। और सर बनाया डॉलर में है और पेबल भी अगर डॉलर में होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर वो ऑलरेडी डिपॉजिट के अंदर कवर हो रहा है। समझे आप बात को? वो ऑलरेडी डिपॉजिट के अंदर कवर होने वाला है। तो बेसिकली अपन ने क्या देखा, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी आता है, डिपॉजिट्स आते हैं, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बनाए गए हैं दूसरे इसमें और आ रहे हैं इंडिया में, या बनाए हैं इंडिया में और जा रहे हैं फॉरेन में, तो उसे क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। फॉरेन एक्सचेंज। अब ये जो देखो यही वाली डेफिनेशन है क्या? गो थ्रू करो बेटा, यही वाली डेफिनेशन है कि आपके बुक में, आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो डेफिनेशंस तो यही रहने वाली है बेटा। क्या फर्क पड़ता है आप आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ो, मेरे बुक से पढ़ो, या कोई और फैकल्टी के बुक से पढ़ो, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेफिनेशंस तो सेम ही रहने वाले हैं। चलो देखो एक बार फटाफट, यही है। यस, चलिए क्या आगे बढ़ा जाए क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर, चलिए आओ अब ध्यान दो, सुनो। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? अब हम लोग बात करेंगे फॉरेन सिक्योरिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बोलो, फॉरेन सिक्योरिटी। तो फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है सर? ऐसे शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, चाहे शेयर्स हो, चाहे डिबेंचर्स हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर्स हो, कुछ भी हो। मैं क्या कहा? कुछ भी हो। समझ रहे आप बात को? यस सर, कुछ भी हो। तो सर ऐसे कोई, समझना, शेयर्स हो, स्टॉक हो, बॉन्ड हो, या दोस्तों या डिबेंचर हो, या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी हो, कोई भी हो। ठीक है, यस, जो डिनोमिनेटेड है किसके अंदर? फॉरेन करेंसी के अंदर। अरे बोलो ना, जो जैसे टेस्ला का शेयर, ये डिनोमिनेट मतलब है ही फॉरेन करेंसी में अवेलेबल, बराबर। एप्पल का भले अवेलेबल नहीं है, पर एप्पल का जो शेयर है वो भी डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में, तो उसे मैं बोलूंगा क्या कि वो क्या है? फॉरेन सिक्योरिटी।
यस सर, कोई ऐसी सिक्योरिटी जो एक्सप्रेस की गई है बेटा फॉरेन करेंसी के अंदर, समझना, फॉरेन करेंसी के अंदर, पर जिसका है ना तो एक्सप्रेस है फॉरेन करेंसी के अंदर, पर हो सकता है ये इंडियन करेंसी में भी, समझ रहे हैं क्या, इंडियन करेंसी में ही, इंडियन करेंसी के अंदर ही क्या है बेटा यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे एडीआर और जीडीआर अपन पढ़ते हैं ना, एडीआर जीडीआर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपन लोगों ने, है ना, यस, जिसके अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एग्जाम्पल भी लिया था, जो एकमात्र कंपनी है जिन्होंने आईडीआर इशू किया। बाकी बाकी बहुत सारी कंपनीज है जो जीडीआर एडीआर इशू करते रहती है। ठीक है, अगला सर, रिडेम्पशन ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न, क्या मतलब, क्या बोला गया, रिडेम्पशन ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न, मतलब जो जिसका रिडेम्पशन है किसी दूसरे फॉर्म या रिटर्न में, मान लो जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर किसी का इंडियन करेंसी में भी आ रहा है तो भी अपन लोग उसे क्या कहेंगे सर, फॉरेन सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो कोई XYZ कंपनी जो यूएस की कंपनी है, मैंने उसका शेयर लिया या मैंने उसका डिबेंचर लिया जिसका इंटरेस्ट वो मुझे इंडियन करेंसी में दे रहा है, पर क्या मैं इसे फॉरेन सिक्योरिटी कहूंगा क्या? हाँ सर, मैं इसे फॉरेन सिक्योरिटी कहूंगा। क्या कहूंगा बोलो जल्दी से, क्या मैं इसे फॉरेन सिक्योरिटी बोलूंगा? बिल्कुल बिल्कुल बोलूंगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बोलो जल्दी से? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है इसकी डेफिनेशन अपन दो पार्ट में देख सकते हैं। एक होता है बेटा इंडिविजुअल के लिए और एक होता है अदर देन इंडिविजुअल के लिए। क्या कहा मैंने बोलो? एक होता है इंडिविजुअल के लिए और दूसरा होता है अदर देन इंडिविजुअल के लिए। सभी लोग, एक होता है इंडिविजुअल के लिए, एक होता है अदर देन इंडिविजुअल के लिए। गॉट इट एवरीवन? यस। अब देखो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन वो ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कब बनता है? फेमा के अंदर। ठीक है, आओ ध्यान दो। सबसे पहला सर, ऐसा व्यक्ति जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर मोर देन 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे, मोर देन 182 डेज अगर इंडिया में रिसाइड कर जाए, मतलब मोर देन 182 मतलब 183 एंड मोर, तो ऐसा व्यक्ति जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जैसे आप और मैं, हम इंडिया में अगर 183 डेज और मोर इंडिया में रह जाते हैं पिछले साल में, उससे ज्यादा, तो मैं कहूंगा आप और मैं डिफॉल्ट पीआरआई की कैटेगरी के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए बोलो जल्दी से मुझे? पीआरआई की कैटेगरी के अंदर आ गए। ओके सर, पीआरआई के अंदर कौन इंक्लूड नहीं होगा? क्या कहा मैंने बोलो? देखो, हु डज नॉट इंक्लूड इन पीआरआई, कौन पीआरआई के अंदर नहीं आता है? तो ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर जाता है। क्या कहा मैंने बोलो? सर देखो, माना कोई व्यक्ति पिछले साल 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा था, बट अगर वो इस साल इंडिया के बाहर जाता है तीन कारणों के वजह से, तीन रीजंस के वजह से, तीन रीजंस के इसमें, पहला है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है बिजनेस या वोकेशन, या तीसरा है अनसर्टन स्टे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बेटा व्यक्ति है वो बाहर फॉरेन में एम्प्लॉय के तौर पर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो मैं कहूंगा आप उसे PROI बोल देना, भले वो पिछले साल में 183 या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। सर मान लो कोई इंडिया से बाहर जा रहा है वड़ा पाव की रेडी लगाने के लिए, बेटा उसे आप बिजनेस में डाल देना और आप उसको PROI बोल देना। और अगर कोई अनसर्टन स्टे के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर अपन सब केस में क्या बोलते हैं? इसको PROI कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? PROI कहते हैं। समझे क्या? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। अब देखो अगला सर, आप किसको इंक्लूड करेंगे? मान लो कोई पिछले साल 183 डेज या उससे ज्यादा नहीं रहा था, मतलब 182 या उससे कम इंडिया में रहा है ना, या रहा ही नहीं, और वो इंडिया आता है इन तीन पर्पसेस के लिए, तो आप उसको PRI बोल देना। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग इंडिया में पिछले साल मान लो 10 दिन के लिए था, बट इस साल इंडिया में आता है और एक वड़ा पाव की रेडी लगाता है बेटा, फेसबुक वड़ा पाव वाला। तो मुझे जरा एक बात बताइए, बिजनेस के लिए वो इंडिया में आया क्या? हाँ, तो आप उसे क्या क्लासिफाई करेंगे? आप उसे PRI क्लासिफाई करेंगे। क्या क्लासिफाई करेंगे बोलो? आप उसे PRI क्लासिफाई करेंगे। सभी लोग बोलो, आप क्या क्लासिफाई करेंगे? आप PRI क्लासिफाई करेंगे इस चीज को। समझे क्या? क्या सारे लोग इस बात को समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो 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 मुझे जल्दी से बेटा, फटाफट एकदम, है ना, फटाफट कंसेप्ट माइंड में जाना चाहिए। समय बहुत कम है, बहुत सारे टॉपिक्स को अपने को रिवाइज करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है अपने को, है ना। तो देखो क्या,
सर मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताया। पहली कंडीशन है 183 या मोर, फिर दूसरी कंडीशन है अगर वो व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है 3 कारणों की वजह से तो आप उसको PROI बोल देना, पर अगर इंडिया में आ रहा है 3 पर्पस के लिए PRI बोल देना। सर मान लो इंडिया में आ रहा है बट अदर देन 3 पर्पस, घूमने फिरने के लिए आ रहा है, आप PROI उसको रहने देना। मान लो इंडिया के बाहर जा रहा है अदर देन 3 पर्पस जैसे घूमने फिरने के लिए, तो आप उसको PROI ही क्लासिफाई करके रहने दोगे क्या? हाँ सर, आप उसे PROI ही बोलोगे। क्या कहा मैंने? बोलो, आप उसे PROI ही बोलोगे। गॉट इट एवरीवन? क्या सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, एकदम इजी पीजी कॉन्सेप्ट है ना। चलिए आइए अगला। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ किसके बारे में? अब मैं बात करूंगा अदर देन इंडिविजुअल के बारे में, मतलब कंपनीज हो गया, जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गया, उनके बारे में। तो देखो सर, ऐसा कोई पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के अंदर, मान लो कोई LLP या कंपनी है जो इंडिया के अंदर ही बनी है, जो इंडिया के अंदर ही बनी है, तो मैं कहूंगा इसे अपन लोग क्या मान लेते हैं? PRI मान लेते हैं। सर मान लो कोई ऐसी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है जो इंडिया के बाहर है पर कंट्रोल PRI करता है, जैसे जेठालाल का कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो दुबई में, तो अपन उसे PRI बोलेंगे। और सर ऐसा कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी जो इंडिया में है पर कंट्रोल करने वाला PROI, जैसे मैंने बताया आपको फेसबुक ने इंडिया में टेप बुक डाला बेटा, तो उस सिचुएशन के अंदर टेप बुक को अपन क्या मानेंगे? PRI मानेंगे। क्या मानेंगे? बोलो जल्दी से, PRI मानेंगे। क्या आप इस बात को समझे क्या? क्विकली बता देंगे मुझे जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? गॉट इट? यस सर। चलिए अगला, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अब देखो सेक्शन नंबर 3 डीलिंग इन दी फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। सर चलिए एक बार मुझे आप बता दो सर, मॉड्यूल के अंदर देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अभी मैंने पेंडिंग रखा हूं, जब सामने आने वाला है तो मैं उसको डिटेल में कवर कराऊंगा। कैपिटल को भी मैंने पेंडिंग रखा हूं। सर एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया के बाहर ले जाना बेटा, उसे एक्सपोर्ट बोला जाता है, और इंपोर्ट का मतलब होता है इंडिया में लेके आने का। सर पर्सन में कौन कौन होते हैं? इंडिविजुअल होते हैं, HUF होती है, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, ये सब चीजें आती है। बस एक ही चीज आपको और ध्यान देना है कि सर ऐसी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी जो ओन या कंट्रोल है इन पर्संस के द्वारा, उनको भी, या ब्रांच या ऑफिस को भी अपन अलग पर्सन का दर्जा देते हैं। जैसे देखो कंपनीज एक्ट में जो ब्रांचेस होते थे ना, उनको अलग दर्जा नहीं दिया जाता था, जो कंपनी का स्टेटस है वही ब्रांचेस का स्टेटस होता था। बट फेमा में क्या बोला गया है? एजेंसी, ब्रांच और ऑफिस को भी अलग दर्जा दिया गया है। क्या? हाँ सर, अलग दर्जा दिया गया है। ठीक है सर। फिर अपन ने PRI की डेफिनेशन देखा, मोर देन 182 डेज, फिर इंडिया में आया, इंडिया में गया, उस सब चीजों के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने ये भी देखा, एक और बात बता दूं, सिटीजनशिप इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर PRI, मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि मैं सिटीजन नहीं हूं तो मैं PRI नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर। फिर अपन ने अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में देखा। PROI का मतलब होता है जो PRI नहीं है वो PROI बन जाते हैं। क्या? यस सर, वो PROI बन जाते हैं। फिर अपन ने फॉरेन सिक्योरिटी देखा, करेंसी नोट्स भी अपन ने देखा। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, परचेस, मॉर्गेज, गिफ्ट, कुछ भी फॉर्म में जब आप ट्रांसफर कर दो कोई भी चीज को तो उसे ट्रांसफर कहा जाता है। क्या? यस सर, उसे कहा जाता है। ठीक है चलो, मुझे आपको कुछ इलस्ट्रेशंस बताना है बेटा जो वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से। देखो मिस्टर एक्स जो इंडिया में रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 फॉर लेस देन 182 डेज, 182 डेज से कम रहा बेटा वो इंडिया में। वो इंडिया में आया 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस करने के लिए, तो PRI होने वाला है। क्या? यस सर, होने वाला है। ही इंटेंड्स टू लीव द बिजनेस ऑन 30 अप्रैल 2021, तो 30 अप्रैल यानी कि अगले साल 2021 को बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है और वो इंडिया को छोड़ देता है बेटा। तो आपको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? आपको डिस्कस करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो देखो सर, एक्स को अपन PRI बोलेंगे क्योंकि वो क्या करने के लिए है? बिजनेस करने के लिए है ना। अब 21-22 की अगर हम लोग बात करें तो 21-22 में अगर वो इंडिया को लीव कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन या कोई अनसर्टन पर्पस के लिए, तो अपन लोग उसे PROI बोल देंगे। अदरवाइज समझना, अदरवाइज अपन उसे क्या कंसिडर करते हैं? PRI ही कंसिडर करते हैं। क्या? यस सर, PRI ही कंसिडर अपन लोग करेंगे। समझे क्या आप बात को? तो 30 जून तक समझना, 30 जून तक तो वो PRI रहेगा। अब उसके बाद का जो स्टेटस है वो बाहर किन कारणों की वजह से जा रहा है बेटा, है ना, किन कारणों की वजह से जा रहा है, उसके बाद का स्टेटस उसका डिटरमाइन होगा। मतलब सर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? क्या बोल सकते हैं सर? जैसे देखो 1/4/20 को आया वो, ठीक है, यहां से लेके 30/6/21 तक जब तक वो जा रहा है तब तक वो PRI होगा। और उसके बाद डिपेंड करता है वो कौन से पर्पस के लिए जा रहा है,
तो वो पी आर ओ आई या PRI बन सकता है क्या? हाँ सर बन सकता है सर, लेकिन सर इससे पहले 182 डेज तो था ही नहीं। तो बेटा ये कंडीशनल तो अब ऑप्शन है ना, क्योंकि इंडिया में जब 3 पर्पस के लिए आ गया, सीधी बात नो बकवास, वो PRI बन जाएगा। 2019 के पहले होता था कि 182 डेज की कंडीशन मैंडेटरी थी, बट अब ये कंडीशन एकदम ऐसी मैंडेटरी जैसा नहीं है। हाँ अगर कोई पर्सन 182 डेज से ज्यादा पिछले में रहा है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट वो इस साल PRI होगा, अगर वो ये 3 पर्पस कुछ करे नहीं करे तो की बात है, ठीक है ना ऐसा। चलिए सर अगला, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है सर। जेड रिसाइड करता है इंडिया में, फाइनेंशियल ईयर 19-20, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है कब? 1 अगस्त 2020 को, फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज फॉर 3 इयर्स। तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? अब देखो 3 पर्पस के अंदर हायर स्टडीज नहीं आता, बट मैं बताऊं आपको 2019 में बेटा, समझना बात को, 2019 ने यहां पे क्या किया था, आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था, और जो 2019 नहीं 2003 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था, और सर्कुलर नंबर 45 ये कहता है कि आप अज्यूम कर लेना कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया के बाहर जाता है और वो किसके लिए जा रहा है, हायर स्टडीज के लिए जा रहा है, तो देखो वहां का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि वो बच्चा जो है ना, पक्की बात है कि पार्ट जॉब करने ही वाला है, ठीक है ना। तो पार्ट जॉब वो करेगा तो इससे वो एम्प्लॉयमेंट में आ ही गया, तो आप उसको फिर PROI बनाओगे। उससे बेटर समझ लेना कि जब वो रेसिडेंशियल मतलब जब वो हायर स्टडीज के लिए जा रहा है तो आप उसे PROI कंसिडर कर लोगे क्या? हाँ सर कंसिडर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद का बड़ा इजी है, देखो टॉय लिमिटेड एक जापानीज कंपनी है जिसके सेवरल बिजनेसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके रोबोटिक यूनिट है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एक ब्रांच सिंगापुर में है। हेडक्वार्टर्स एट मुंबई कंट्रोल करती है सिंगापुर ब्रांच को। तो मैं कहूंगा सर देखो जो मुंबई में हेडक्वार्टर है ये भी PRI है क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो गया, और जो ब्रांच है इसको कंट्रोल कर रहा है PRI, मतलब इसको भी अपन लोग क्या बोल देंगे, PRI बोल देंगे क्या? हाँ सर बोल देंगे। समझ गए क्या? क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? एकदम इजी इजी सभी लोग बोलेंगे यस। अब देखो ये एयर होस्टेस वाला भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 4 या इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है? सर एक आलिया एयर होस्टेस है बेटा ब्रिटिश एयरवेज की, वो 12 दिन उड़ती है बेटा हवा में और उसके बाद 18 दिन का उसको ब्रेक होता है जिसको ले ओवर बोला जाता है। अब ये जो ब्रेक है ना वो कहीं पे भी जो भी बेस होता है वहां पे उसको अकोमोडेशन, वहां पे उसको होटल प्रोवाइड किया जाता है। ये नॉर्मली वो सिटी होती है जहां पे एयरलाइन का हेडक्वार्टर है, बट कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण आलिया को मुंबई में रोका जाता है और इसके चलते वो पिछले साल इंडिया में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह जाती है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, आलिया जो है वो इंडिया में रह रही थी, किस वजह से रह रही थी? क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आई थी या एम्प्लॉयमेंट के वजह से इंडिया में आई थी? तो आप बोलोगे सर वो एम्प्लॉय तो कहीं और की है, बट एम्प्लॉयमेंट के कारण उसको इंडिया में आना पड़ा था, वो एज अ एम्प्लॉय नहीं आई थी। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि भले वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह गई हो, बट फिर भी वो क्या रहने वाली है, PRI रहने वाली है। समझे क्या आप बात को? है ना, ये सर वो PRI होने, सॉरी PROI रहने वाली है। क्या रहने वाली? गलत बोल दिया मैंने, PROI रहने वाली है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के वजह से आई है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आई है। इस बात का ध्यान रखेंगे। गॉट इट? क्या आप ये बात को समझे क्या? बोलो 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 मुझे, है ना। यस अगला सर, अब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 3 को लेके। सेक्शन नंबर 3 कहता है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। किसके बारे में बात करता है? बोलो जल्दी से। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 3। अब ये क्या कहता है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जरा बताइए तो देखो क्या ये कहता है कि सर कोई भी पर्सन, सुनो ना, कि सर कोई भी पर्सन, समझ लेना बात को, नो पर्सन शाल डील और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन अथराइज्ड पर्सन। मतलब आपको याद है डेफिनेशन में अपने अथराइज्ड पर्सन कौन कौन होते हैं वो पढ़ा था, 4 पॉइंट्स थे उसमें। तो सेक्शन नंबर 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन करेंसी में, फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता अथराइज्ड पर्सन के अलावा। जैसे बिल गेट्स इंडिया में आ गया और डॉली चाय वाले को $100 बेचना चाहता है बेटा, क्या वो बेच सकता है क्या? नहीं सर वो नहीं बेच सकता है। क्या कहा मैंने? बोलो, क्या वो बेच सकता है क्या? नहीं सर वो बेच नहीं सकता। ठीक है अगला, मेक पेमेंट। अब देखो नो पर्सन शाल मेक एनी पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो बेन स्ट्रोक बेटा आया था इंडिया में IPL खेलने के लिए, LIC वालों ने उसको पॉलिसी चिपका दिया। समझ रहे आप बात को? LIC वाले एक नंबर के एजेंट जो है ना मस्त चिपकाते पॉलिसियां। ठीक है अब देखो, अब बेन स्ट्रोक फोन करता है विराट कोहली को, बेटा कि तुम तो मैचेस में मेरे इतना नाम लेते रहते हो, एक काम करो ना LIC का प्रीमियम पे कर देना।
तो विराट कोहली बेन स्ट्रोक के क्रेडिट में इंडिया का पेमेंट कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। क्या आप इस बात को समझे? अरे बोलो ना, क्या आप इस बात को समझे? हाँ सर। अगला फिर देखो, रिसीव अदरवाइज दैन थ्रू ऑथराइज पर्सन एनी पेमेंट या ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ PROI इन एनी मैनर। जैसे बिल गेट्स ने इंडिया, मान लो बिल गेट्स इंडिया में आया था, तो डॉली ने बेटा उसको चाय पिलाया, बिल गेट्स बोला भी गलम है गलम है, तो इस सिचुएशन के अंदर बिल गेट्स बाद में $1 का पेमेंट करना चाहता है, क्या मुझे बताइए डॉली भाई उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन डॉली बोले कि एक काम करो, तुम मेरे बैंक ऑफ इंडिया को पे करो और बैंक ऑफ इंडिया मुझे पैसा दे देगा, तो डॉली भाई एक्सेप्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, समझे क्या? यस सर। और फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं देखो, एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज अ कंसिडरेशन या इन एसोसिएशन ऑफ एक्विजिशन या क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ एनी राइट या असेट आउटसाइड इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर ने, अगर रणबीर कपूर को दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना है तो वो अथराइज पर्सन के पास जाना चाहिए, उनको रुपीस देना चाहिए, डॉलर लेके दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। पर रणबीर कपूर क्या करता है बेटा, लोकल किसी बंदे को पकड़ता है, उसको रुपीस में पेमेंट करता है, और ये लोकल बंदे का कॉन्टैक्ट होता है दुबई में, और वहां का लोकल बंदा दुबई में प्रॉपर्टी कर देता है किसके नाम से सर? या मान लो डॉलर में पेमेंट कर देता है रणबीर कपूर के बिहाफ में वहां पे प्रॉपर्टी वाले को। इसे बोला जाता है हवाला ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाता है बोलो? हवाला ट्रांजैक्शन। क्या ऐसे ट्रांजैक्शन परमिटेड है क्या? नहीं सर, ऐसे ट्रांजैक्शन परमिटेड नहीं होते। तो देखो बोला भी क्या, ये जो ऊपर के ट्रांजैक्शन है आप ये कैरी आउट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आरबीआई ने आपको परमिशन दिया जनरल या स्पेशल, फिर आप कैरी आउट कर सकते हो। अदरवाइज क्या आप कैरी आउट कर पाएंगे क्या? नहीं सर, आप कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। क्या कहा मैंने? बोलो। आप ऐसे ट्रांजैक्शन को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहां बोला गया है। क्या आप समझे? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस सर। अब देखो क्या अब बोला जा रहा है, क्या सुनो। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 के बारे में, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये एक्वायर, होल्ड, ओन या पजेस नहीं कर सकता। किसको? कोई फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटी को, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो इंडिया के बाहर है। मतलब इनका कहना है कि कोई भी PRI क्या नहीं कर सकता? फॉरेन एक्सचेंज को एक्वायर नहीं कर सकता, फॉरेन सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता, इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ठीक है, जनरल रूल हुआ। लेकिन फिर बोला एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। मतलब लेकिन बोला गया कि अगर आप इस एक्ट के अनुसार करेंगे ना तो चल जाएगा। क्या कहा मैंने? बोलो। अगर आप इस एक्ट के अनुसार करेंगे ना तो चल जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप इस एक्ट के अनुसार करेंगे तो कोई भी पर्सन होटी कर सकता है, यानी कि होल्ड, ओन, ट्रांसफर, पजेस, ये सब चीजें कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है एक्ट के अनुसार। बाकी ऐसे कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। देखो ऐसा सेक्शन नंबर 4 ने बोला। अब याद करो, डेफिनेशन में मैंने 2 डेफिनेशन छोड़ा था, एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो आओ अब अपन लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सर आ जाओ दोस्तों, फटाफट फटाफट मैं आ जाता हूं यहां पे डेफिनेशन के ऊपर। देखो सर, अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नेगेटिव तरीके से डिफाइन किया है। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को नेगेटिव तरीके से डिफाइन किया है। किस, कौन से नेगेटिव तरीके से डिफाइन किया है सर, जरा बताओ तो देखो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को बोला है एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या कहा मैंने? बोलो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को बोला है एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब कैपिटल अकाउंट को छोड़ के जो दूसरा ट्रांजैक्शन है उसको बोला जाता है करंट अकाउंट। ओके, मतलब सर कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ लो, अगर कोई चीज कैपिटल की डेफिनेशन में नहीं फंसी तो वो ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में माना जाएगा। अब इंक्लूड्स में इन्होंने 4 पॉइंट दे के रखे, ये 4 पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दे के रखे है। ठीक है, देखिए पहला सर, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड या अदर बिजनेस सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल मैं जो कह रहा हूं आपसे, माइक्रोसॉफ्ट का मैंने ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया बेटा, मुझे 6,200 रुपए पे करना पड़ा, ये एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। दूसरा, मान लो मैं फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए के लिए एक मशीन खरीदता हूं जिससे बुक्स प्रिंट करवा सकूं, तो मैंने मशीनरी खरीदा, मैंने पेमेंट कर दिया, इसे बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। तो ये सिचुएशन के अंदर भी मैं कहूंगा ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है।
देखो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ना आप वो मत समझना कौन से कंपनी वाले, अपने अकाउंट्स वाले मत सोचना कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो नहीं। कैपिटल अकाउंट दूसरा होता है फेमा के अंदर। सर यहाँ पे आपने असेट को खरीदा, पैसा दे दिया, किस्सा खत्म सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे क्या मान लेंगे, आप इसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। ओके अगला सर, इसके अलावा शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, आपने 3 महीने का लोन लिया तो ये भी आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। आपने सामने वाले से गुड्स खरीदा क्रेडिट पे 3 महीने के, ये भी आता है बेटा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, और क्रेडिट फैसिलिटीज सब कुछ आ जाते हैं। अब इसके अलावा दूसरा, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन या नेट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया, अब जो लॉन्ग टर्म लोन लिया ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बट लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट जाने वाला है वो इंटरेस्ट आता है बेटा किसके अंदर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। किसके अंदर बोलो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। मैंने टेस्ला का शेयर खरीदा और टेस्ला से मुझे डिविडेंड मिला, तो मैं कहूंगा आपके साथ ये नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। ओके फिर अब देखो क्या, मेरे बीवी यानी कि स्पाउस, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स और मेरे बच्चे ये इंडिया के बाहर रहते हैं, उनके रेमिटेंस का, उनके रहन सहन का खर्चा अगर मैं इंडिया से भिजवाता हूं तो इसे भी बोला जाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन मेरे बीवी बच्चे और जो ये है बेटा कौन, पेरेंट्स हैं, ये इंडिया के अंदर ही रहते हैं मेरे साथ में, बट वो फॉरेन घूमना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए कोई गया है या मेडिकल केयर के लिए भेज रहा हूं, तो इनके खर्चे भी अपन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर डालते हैं क्या। यस, देखो ऊपर वाले केस में जो 3 लोग हैं ना ये इंडिया के बाहर रह रहे हैं, मैं इंडिया से उनका खर्चा भिजवा रहा हूं, पर नीचे वाले केस में वो मेरे साथ रह रहे हैं, बट वो मेडिकल के लिए या एजुकेशन के लिए या ट्रैवल के लिए वो इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं और मैं खर्चा देना चाहता हूं, तो इसे भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है क्या। यस सर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है क्या। चारों एग्जांपल को आप समझ गए क्या, बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या चारों एग्जांपल को आप समझ गए क्या। यस सर, चलिए अब देखो क्या, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में अपन ने क्या पढ़ा सर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ये चारों डेफिनेशन को अपने को पूरा अपन ने फिनिश ऑफ किया। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ शेड्यूल्स पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं बोलो जल्दी से, मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल्स पढ़ाने वाला हूं। क्या आप मेरे साथ स्पीड बराबर मैच करते हुए चल रहे हैं बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, कोई बहुत ऐसा भारी भारी तो नहीं लग रहा, सब कुछ रिकॉल हो रहा है हौले हौले। ज्यादा रिकॉल नहीं हुआ तो बस सुनते रहना, जो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको एक्सेप्ट करते रहना, हाँ सही है सर, समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना। ऐसा एकदम पॉजिटिव अप्रोच रखना बेटा, ज्यादा घबराने की बात ही नहीं है ना। यस, जस्ट एग्जाम, ठीक है। आओ दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करूंगा बोलो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। क्या आता है बोलो जल्दी से, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन इलीगल नहीं है, ये ट्रांजैक्शन के लिए हम आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। क्या कहा मैंने बोलो, देखो सर ये जो ट्रांजैक्शन है ना हम आपको इलीगल नहीं बोलेंगे, पर हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं बेटा कि हम इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे बोलो जल्दी से, हम इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। मतलब फॉरेन एक्सचेंज हम इसके लिए जबरदस्ती डॉलर का खर्चा करेंगे क्या, नहीं सर नहीं करेंगे। ओ आप डॉलर का खर्चा नहीं करोगे, नहीं करेंगे। देखो क्या कौन से ट्रांजेक्शन है, पहला दोस्तों, पहला है लॉटरी विनिंग। क्या है बोलो जल्दी से, लॉटरी विनिंग। लॉटरी विनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में कोई आया बेटा, लॉटरी जीता और वो इंडिया के बाहर ले जाना चाहता है लॉटरी का पैसा, हम नहीं देंगे उसको। दूसरा, रेसिंग, राइडिंग और एनी हॉबी। मान लो सर घोड़े के ऊपर आपने पैसा लगाया इंडिया में, आप जीत गए, आप इंडिया के बाहर वो पैसे को ले जाना चाहते हो, नहीं ले जाने देंगे। मान लो इंडिया का कोई पर्सन, अनंत अंबानी बेटा, इंडिया के बाहर यूएस में लॉटरी टिकट खरीदना चाहता है, या कोई बैंड मैगजीन खरीदना चाहता है, या फुटबॉल पूल या स्वीप स्टेक्स में, मतलब जो जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे क्रिकेट पे सट्टा लगता है, बाहर के देशों में फुटबॉल पे सट्टा लगता है, तो उसे स्वीप स्टेक्स बोला जाता है। अगर उसमें ये लोग पैसा लगाना चाहता है वो, तो लगा सकता है क्या, नहीं सर नहीं लगा सकता है। ये चारों चीजें क्या है बेटा, ये तीनों चीजें क्या है बेटा बोलो जल्दी से, बैंड है। क्या है बोलो जल्दी से, बैंड है। ओके अगला सर, फिर देखो सर, कमीशन देना किसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। और एक्सपोर्ट कौन सा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो एक जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी के अंदर किया जा रहा है बाय इंडियन कंपनी। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब क्या है अच्छे से ध्यान देना बेटा। जैसे देखो मैं बात करूंगा टाटा, इंग्लैंड में एक कंपनी जिसका नाम है कोरस, ये दोनों मिलके बेटा इंडिया में, सॉरी
इंग्लैंड में कंपनी बनाना चाहते हैं टाटा। अब ये जो कोरस है ये तो इंग्लैंड में पेमेंट कर देंगे डॉलर में। अब टाटा वाला जो है ना, इस टाटा कंपनी के अंदर अपना जो 50% स्टेक है उसके लिए बेटा स्टील भेज रहा है ना, क्या भेज रहा है बोलो, स्टील भेज रहा है, स्टील भेज रहा है, गुड्स भेज रहा है, और बोल रहा है कि तुम इसके बदले मुझे पैसा मत देना, इसके बदले मुझे डॉलर मत देना, मेरा ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट समझो। क्या समझो बोलो, मेरा ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट समझो, बराबर ना। यस। अब देखो क्या दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या इस मुझे बताइए ये जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ इसके बदले में आपके कंट्री में डॉलर आया क्या, नहीं। तो ये एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपका कमीशन बनेगा बेटा, बाहर के देश में जो आपने एजेंट अपॉइंट किया होगा उसका जो कमीशन बनेगा, क्या आपको गवर्नमेंट कमीशन देने देंगी क्या, नहीं देने देंगी, समझे क्या आप बात को। तो ऐसा एक्सपोर्ट जो किसके लिए किया गया बेटा, ऐसे एक्सपोर्ट का कमीशन जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के तौर पर किया गया किसी जेवी या होल्ली ओन्ड सब्सिडरी के अंदर, किसी इंडियन कंपनी के, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा कि यहां पे ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन आता है, ये कमीशन आप नहीं दे सकते। क्या कहा मैंने बोलो, ये कमीशन आप नहीं दे सकते। क्या आप इस बात को समझे क्या। यस सर। अब देखो सर, ऐसी कंपनी जिसके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल होता है, क्या कह रहा हूं मैं बोलो सर, कंपनी जिसके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोग नहीं देने देंगे पैसा। जैसे देखो क्या, मान लो मैं बात करूंगा Hyundai मोटर्स के बारे में, ये कहा कि कोरिया की कंपनी है। Hyundai मोटर्स क्या करती है, Hyundai मोटर्स इंडिया ओपन करती है। Hyundai मोटर्स इंडिया बेटा मान लो दो जगह के वर्ल्ड के, मान लो दो जगह पर कंट्रोल करती है, अपना ऐसा बना के रखिए। तो ये दो कंट्रीज से जो पैसा बन रहा है वो मान लीजिए प्रॉफिट बन रहा है $20 लाख। इंडिया में Hyundai मोटर्स ने कमाया 40 लाख रुपए। कितना कमाया बोलो, 40 लाख रुपए कमाया, $40 लाख जितना पैसा कमाया। लेकिन इंडिया में पैसा किस में कमाएंगे बेटा, रुपी में कमाएंगे। उसको इंटू 85 कर दिए तो आप ऐसा समझ लो $40 लाख कुछ जितना पैसा कमाया इंडिया में। तो सर अब ये जो Hyundai मोटर इंडिया है ना बेटा, ये बाहर यानी कि अपने पेरेंट कंपनी को केवल और केवल $20 लाख दे सकती है। क्या ये $40 लाख प्लस 20 लाख करके यानी कि $60 लाख दे पाएंगी क्या प्रॉफिट, नहीं सर नहीं दे पाएंगी, इस बात का ध्यान रखना। इसे बोला जाता है डिविडेंड बैलेंसिंग। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से सर, इसे बोला जाता है डिविडेंड बैलेंसिंग। क्या बोला जाता है बोलो, डिविडेंड बैलेंसिंग। तो ऐसी कंपनी जिसके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग लगता है, क्या वो कंपनी कुछ दे पाएंगी क्या, नहीं सर नहीं दे पाएंगी। समझे क्या आप बात को, सर वो पैसा नहीं दे पाएंगे किसको, अपने पेरेंट कंपनी को। गॉट इट एवरीवन। क्या सारे लोगों को ये बात समझे क्या, ये वाला बहुत ट्रिकी होता है, ये मैंने आपको एकदम आराम से क्लास के अंदर डिटेल में बताया था। अभी तो एकदम एग्जाम के पहले भैया फटाफट रिवीजन करना है अपने को, है ना। यस सर। तो क्या आप समझे, तो मेन कंपनी इंडिया में एक डालती है बेटा यूनिट, और ये यूनिट बाहर के देशों को कंट्रोल कर रही है, वहां से $20 लाख का प्रॉफिट कमा रही है। इंडिया में $40 लाख कमाया रुपीज में, तो इंडिया के अपने पेरेंट कंपनी को कितना बेच सकती है, केवल जितना बाहर से एक्चुअल डॉलर आया उतना ही भेज सकती है। समझ गए क्या। यस सर। चलिए अगला नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखो क्या सर, ऐसा कमीशन जो किसके लिए किया गया है, जो एक्सपोर्ट के लिए किया गया है, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, और वो भी कौन सा, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। क्या बोला, क्या बोलो, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। इसका मतलब क्या सर, देखो मैं आपको कहानी फट से क्विकली बता देता हूं। सर अपन ने है ना रशिया से आउटडेटेड इक्विपमेंट परचेज किया था, अपने को पता था ये आउटडेटेड इक्विपमेंट है, पर अपन ने उसके बदले उनको रुपीस दिया, डॉलर नहीं दिया। अब रशिया के पास बहुत सारा रुपीस हो गया, तो उन्होंने मार्केट में सेल कर दिया रुपीस को डिप्रीशिएट पे, ₹100 को 85 रुपीस में बेचा बेटा, ₹100 के नोट को। ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा था, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, बट उस एक्सपोर्ट के बदले में इंडिया को डॉलर नहीं मिल रहा है, इंडिया को खुद के ही पैसे मिल रहे हैं, रुपीस मिल रहा है बेटा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसा एक्सपोर्ट जिसके बदले में आपको रुपी मिल रहा है, जिसके बदले में आप डॉलर नहीं ला रहे, आप उसके ऊपर कमीशन मत देना। आप उस एक्सपोर्ट के ऊपर कमीशन मत देना जो सामने वाले कंट्री में एजेंट बैठा है बेटा, जो इंपोर्ट करा रहा होगा और सारी चीजों को फैसिलिटेट करवा के दे रहा होगा, आप उसको कमीशन मत देना फॉरेन एक्सचेंज में। रुपीज में उसको कमीशन दे देना, फॉरेन एक्सचेंज में मत देना। लेकिन अगर समझना, लेकिन अगर टी और टोबैको का एक्सपोर्ट है,
टी और टोबैको का एक्सपोर्ट है, तो जो इनवॉइस वैल्यू है, भले उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिल रहा होगा डॉलर में, रुपीस मिल रहे होंगे आपको, बट 10% इनवॉइस वैल्यू तक आप कमीशन दे सकते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। समझे क्या आप बात को? 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक आप यहां पे कमीशन दे पाएंगे क्या? 100% दे पाएंगे। ओके, अगला नेक्स्ट। सर इंटरेस्ट इनकम एनआरए से अकाउंट पे नहीं दी जाती है। जैसे बिल गेट्स इंडिया में आया बेटा, या मार्क जुकरबर्ग इंडिया में आया, उसने तो पैसा लाया था खर्चने के लिए, बट हमारे मोटा भाई ने उसको पैसा खर्चने नहीं दिया, तो उसने अपने पैसे को एनआरएसए अकाउंट में रखा। अब वो ये नहीं बोल सकता मुझे इस अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दो करके, बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। अगला, कॉल बैक सर्विसेज। सर कॉल बैक सर्विसेज के अंदर क्या होता है, अपने को मान लो बाहर के देश में कोई अपना दोस्त आ रहा है, उससे अपने को बात करना है, तो अपन क्या करते हैं, मिस कॉल देते एक नंबर के ऊपर, फिर वो अपने को सामने से कॉल बैक करता है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी के थ्रू कॉल लगाया जा रहा है, जैसे एयरटेल से अगर जियो पे फोन लगाओ तो एयरटेल को पैसा मिलता है, अगर जियो से एयरटेल पे फोन लगाओ तो जियो को पैसा मिलता है। समझे क्या आप बात को? तो ताकि पैसा किसको मिले, अमेरिका की कंपनी को मिले, ऐसी चतराई पना लोमड़ी पना करते थे बेटा अमेरिका वाले। तो ये कॉल बैक सर्विसेज के लिए डॉलर हम अलाउ करेंगे क्या? नहीं सर, अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन अपन ने पढ़ा बेटा जो अलाउड होते हैं क्या? जो अलाउड ही नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो सर, ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो अलाउ ही नहीं है। सभी लोग बोलेंगे ये ट्रांजैक्शन अलाउ ही नहीं है। ठीक है, ओके, अगला। अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा बेटा अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। शेड्यूल 2 के बारे में बात करेंगे, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट के अप्रूवल से आप कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन ले लेना, फिर आप इन ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे। जैसे देखो, आपको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको HRD डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्या नाम है बोलो जल्दी से? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से परमिशन अगर आपको मिल जाती है तो आप ये कुछ खर्चे कर सकते हो। जैसे कल्चरल टूर के लिए बेटा आपको डॉलर चाहिए, जैसे दिलजीत का बेटा दिलुमिनाटी टूर है जो इंडिया के बाहर है, उसके लिए उसको डॉलर चाहिए, वो HRD का परमिशन ले सकता है और वो डॉलर खर्चा कर सकता है। ओके, अगला। सर देखो क्या, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड इफ अमाउंट इज मोर देन $1 लाख। जैसे मान लो विंबलडन का बेटा चल रहा है लॉन्ग टेनिस, उसमें मैं स्पॉन्सरशिप देना चाहता हूं, ठीक है ना, मान लो अल्टीमेट सीए का स्पॉन्सरशिप देना चाहता हूं, तो मैं अगर $1,20,000 दूंगा तो मेरे को परमिशन लगेंगी HRD की। पर अगर मैं $1,00,000 तक दूं तो परमिशन की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं सर, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल की बॉडी अगर ये पैसा देती है और कितना भी देती है तो परमिशन की जरूरत नहीं। जैसे BCCI अगर $1,20,000 देती है, परमिशन की कोई जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं है। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन आपको लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अभी कौन है बेटा? आपके फेवरेट है ना, चलो दीदी है बेटा, है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड करती है। तो उनकी परमिशन कब लगेंगी? अगर सर आप PNI क्लब के मेंबरशिप का पैसा देना चाहते हो। PNI क्लब मतलब आप ऐसा समझो कि इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं, हाँ, जो अपनी शिपिंग कंपनीज है, उन लोगों ने मिलके एक PNI क्लब खोला था और आप उस क्लब का मेंबर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेंबरशिप दे रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको परमिशन लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर, लेना पड़ेगा। अगला देखो क्या, नेक्स्ट। सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करूंगा। सर अगर एडवर्टीजमेंट हम लोग रन करना चाहते हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में, जैसे अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है वो फॉरेन प्रिंट मीडिया हो गया, और ये एडवर्टीजमेंट कौन करना चाहता है? कोई स्टेट गवर्नमेंट या PSU करना चाहता है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे BSNL, जैसे भेल, जैसे सेल, ये PSU हो गए, ठीक है। और कितने से ज्यादा का ऐड करवाना चाहते हैं? अगर $10,000 से ज्यादा का ऐड कराना चाहते हैं तो इनको परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मतलब क्या, अगर मान लो ममता दीदी है, ममता दीदी बेटा फॉरेन अमेरिका के न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट डालना चाहती है और $12,000 का डालना चाहती है, ममता दीदी को परमिशन लगेंगी। लेकिन $9,000 का अगर एडवर्टीजमेंट डालती है तो परमिशन नहीं लगेंगी। बट ममता दीदी को परमिशन नहीं लेने पड़ेंगी अगर वो IIT के लिए करती है। तो IIT का मतलब होता है इंटरनेशनल बिडिंग, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट है, या टूरिज्म, पधारो हमारे बंगाल में, पधारो हमारे इसमें। तो ये सब सिचुएशन
के लिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे आपको परमिशन नहीं लगेगी, कितना भी पैसा आप क्यों ना खर्च रहे हो, ठीक है। आईआईटी, आईआईटी में क्या है बोलो जल्दी से सर। आईआईटी में सभी लोग बताओ क्या क्या आता है आईआईटी के अंदर। आईआईटी के अंदर आता है इंटरनेशनल बिडिंग, फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। क्या होता है बोलो जल्दी से, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, समझे क्या? यस सर। अगला देखो क्या, अब आपको परमिशन लगेंगी मोस्ट की। मोस्ट का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की परमिशन। कब सर? अगर मेरे को रेमिटेंस, अगर मेरे को पेमेंट करना है बेटा फ्रेट का, फ्रेट मतलब जब शिप से माल बुलाता हूं तो उसका जो कॉस्ट लगता है उसे फ्रेट बोला जाता है ना। फ्रेट को चार्टर्ड हायर किसने किया है? पीएसयू ने। तो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अगर शिप को हायर किया है तो उस शिप का जो फ्रेट का खर्चा होगा वो फ्रेट का खर्चे के लिए आपको मोस्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्या जिंदगी है रे पीएसयू की, हर चीज के लिए परमिशन। अब देखो क्या, अगर गवर्नमेंट या पीएसयू बेटा ओशन ट्रांसपोर्ट से कुछ इंपोर्ट करती है सामान को सीआईएफ बेसिस पर, मतलब कॉस्ट इंक्लूड्स फ्रेट, समझ रहे आप बात को? कॉस्ट इंक्लूड्स फ्रेट मतलब ऐसा कॉस्ट है, मैं सामने वाले को ऐसा पेमेंट कर रहा हूं जिसके कॉस्ट में आने जाने का जो पैसा लगने वाला है, भाड़ा लगने वाला है, वो इंक्लूडेड है कॉस्ट में। तो इसके लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी मोस्ट की, ठीक है। ध्यान रखना गवर्नमेंट और पीएसयू के केस में। और आखिरी में कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, अगर जो डीजीएस ने रेट बता के रखा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जो यहाँ पे क्या बता के रखा है बोलो, रेट बता रखा है, अगर उससे ज्यादा का है तो इस सिचुएशन के अंदर आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या? हाँ सर आपको देना पड़ेगा। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो शिप को पार्क करने के चार्जेस, जो शिप होता है उसको पोर्ट पे पार्क किया जाता है, तो जो पार्किंग के चार्जेस होते हैं अगर वो डीजीएस के प्रिस्क्राइब रेट से ज्यादा है तो इस सिचुएशन के अंदर अपन लोग कहेंगे कि ये क्या हो जाता है सर, यहाँ पे आपको करना पड़ता है क्या? यस। अब देखो मोइब और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परमिशन लगती है कब? जब रेमिटेंस ऑफ हायर चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर कोई टीवी चैनल से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक जो इंडिया के बाहर मान लो जैसे अमेरिका में या जापान वगैरह में शूट हुआ एग्जांपल, ठीक है, वहां पे शूट हुआ। अब वो लोग क्या, अब अपने को इंडिया में देखना है बेटा, तो वो लोग उसको हिंदी में थोड़ा सा कमेंट्री करते हैं, उसके अंदर नर्मदा के पीछे आ रहा है ऐसा कुछ कुछ आलतू फालतू, उसके बाद उसको वो डाल देंगे किसके ऊपर, सैटेलाइट के थ्रू अपना जो ट्रांसपोंडर है वो रिसीव करेगा। तो इसके जो ट्रांसपोंडिंग के चार्जेस होते हैं वो अपने को देना पड़ता है, क्योंकि वो शो वहां पे बना है ना, उसने ट्रांसपोंडर से भेजा ना अपने को, तो उसका पैसा देना पड़ता है। सेम गोज विद द इंटरनेट। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, आपको परमिशन लगती है दो इसकी, मोइब की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दो लोगों की आपको परमिशन लगती है। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अब देखो क्या, तो सर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने शेड्यूल 1 अभी खत्म किया बेटा, शेड्यूल 2 भी अपना खत्म हो गया क्या? यस। ये देखो ये था प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, ये अपना खत्म हुआ। फिर अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के द्वारा क्या होता है उसको भी अपन ने पढ़ लिया। और अब हम लोग आ रहे हैं शेड्यूल 3 के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं बोलो जल्दी से? शेड्यूल 3 के ऊपर अब अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए कम ऑन एवरीवन। शेड्यूल 3 क्या कहता है? शेड्यूल 3 कहता है कि अगर इंडिविजुअल्स है, कौन है बोलो? इंडिविजुअल्स है, तो इंडिविजुअल $2.5 लाख तक की लिमिट के मजे ले सकता है अगर वो इन सब चीजों के लिए पैसा खर्चना चाहता है तो। मतलब क्या, जैसे जो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो अलाउड होता है बेटा, और इसके अलावा बाकी ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जिसके इन्होंने एग्जांपल्स दे के रखे, इसके लिए ये $2.5 लाख तक का इस्तेमाल कर सकता है विदाउट एनी कंडीशन। मतलब मैं जाऊंगा भी नहीं बेटा आरबीआई के पास पूछने के लिए। देखो पहले क्या था, ये जितने भी आपको जैसे गिफ्ट डोनेशन हो गया या एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसके ऊपर पहले सेपरेट रेट होते थे, $5,000 $10,000 ऐसे। अब इन्होंने सेपरेट रेट को हटा दिया और अब बोला कि सारे अलाउड ट्रांजैक्शंस के ऊपर $2.5 लाख की लिमिट है। अगर मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता हूं $2.5 लाख के अंदर हो जाती है वो चीजें, किस्सा खत्म, किस्सा खत्म, परमिशन लेने की जरूरत नहीं। सबको मिला के $2.5 लाख की लिमिट है। मतलब आप ऐसा समझो कि जो $2.5 लाख की लिमिट है ना वो एक पर्सन वाइज है। क्या कहा मैंने बोलो? जो $2.5 लाख की लिमिट है वो एक पर्सन वाइज है। क्या है बोलो? पर्सन वाइज है। मतलब मेरे लिए $2.5 लाख सारे चीजें मिला के, क्या कहा मैंने बोलो? सारे एक्टिविटीज मिला के मेरे लिए $2.5 लाख की लिमिट है। गॉट इट? यस ओके। अब देखिए क्या 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 आता है सर, अगर आप कोई भी देश को घूमना चाहते हो जाओ ना बेटा डॉलर लेके, मना नहीं करेंगे, बस नेपाल और भूटान में मत जाना।
नेपाल और भूटान में इंडियन करेंसी चलती है, चुपचाप इंडियन करेंसी को अपना लेना। बाकी देशों में आपको जाना है, जाओ रे फॉरेन एक्सचेंज लेके जाओ। दूसरा सर, मान लो फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी का यहाँ पे लफड़ा चल रहा है रियाना के साथ, वो रियाना को हीरो का हार भिजवाना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, उनको डोनेशन देना चाहते हैं, दे सकते हैं $2.5 लाख तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कोई इंडिया के बाहर जॉब के लिए जाना चाहता है तो इनिशियल तो खर्चा लगेगा ना, $2.5 लाख तक अलाउड है। विराट कोहली बेटा बाहर शिफ्ट होना चाहता है, जिसे इमिग्रेशन बोलते हैं, तो हम लोग उसको $2.5 लाख तक दे देंगे। वो 4 लोग गए तो अपन लोग $10 लाख उसको पकड़ा देंगे और बोलेंगे जाओ भैया जयराम जी की। अगला क्या सर, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव। अपना कोई क्लोज रिलेटिव है उसके देखभाल के लिए, मान लो किसी की बच्ची गई है बेटा, वो उसको पेमेंट भिजवाता है ताकि वो रेंट पे कर सके, खाना खा सके और सब कुछ चीजें कर सके। तो उन सब चीजों के लिए अपन कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव के लिए अगर आप पैसा दो बेटा, तो इस सिचुएशन को भी $2.5 लाख तक अलाउड है क्या? हाँ सर, $2.5 लाख तक अलाउड है। और पर ईयर की लिमिट है, मतलब अगले साल मुझे फिर से $2.5 लाख मिलेंगे क्या? यस सर। अगला सर, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाहता है या कोई कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहता है या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, मान लो मार्शल आर्ट सीखने जाना चाहता है, या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा, या कोई मान लो जो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पेशेंट जा रहा है उसके साथ जो अटेंडेंट जा रहा है, वो अटेंडेंट का खर्चा, ये सब चीजों के लिए $2.5 लाख तक अलाउड है। सर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होगा वो भी $2.5 लाख तक अलाउड है। देखो उसके ऊपर भी अलाउड है, बट परमिशन लेना पड़ेगा, बट $2.5 लाख तक नो परमिशन। सर बाहर पढ़ाई करना है, $2.5 लाख तक चाहिए मुन्ना, ले ले। फिर उसके बाद अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, और बाकी भी अगर कोई अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो अगेन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, $2.5 लाख तक अलाउड है। लेकिन सर अगर मैं $2.5 लाख के ऊपर जाना चाहता हूं तो मुझे क्या लगेगा? आरबीआई का अप्रूवल। क्या लगेगा बोलो? आरबीआई का अप्रूवल। ओके, अब जो अमाउंट 4, 7 और 8 में है, 4 में क्या है बेटा? इमिग्रेशन। 7 में क्या है बेटा? एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडी अब्रॉड। ये जो एक्सपेंसेस है, अगर जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री की यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट दे देती है कि आपको $2.5 लाख से ज्यादा लगेंगे खर्च अचने के लिए, तो उस सर्टिफिकेट के बुनियाद पर मैं ज्यादा पैसा ले सकता हूं क्या आरबीआई से? बिल्कुल बिल्कुल ले सकता हूं। समझे क्या बात को? फिर से क्या क्या बोला मैंने? बोलो, इमिग्रेशन बोला, दूसरा फिर 7वें पॉइंट में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट, और आखिरी में क्या बोला मैंने यहाँ पे? वो एजुकेशन वाला। तो अगर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी मुझे वो सर्टिफिकेट दे देती है, मेडिकल जो हॉस्पिटल है वो सर्टिफिकेट दे देता है, या वो कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो सर्टिफिकेट दे देती है, तो मैं ज्यादा पैसा भी मांग सकता हूं और मैं क्या लेके जा सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल लेके जा सकता हूं। ठीक है, यस सर। चलिए अगला देखो क्या। अब फर्दर, if amount is limited for the above then LRS of the applicable limit shall be reduced। जैसे देखो क्या, मान लो फॉर एग्जांपल, अभी जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है कि अप्रैल के महीने में मुकेश अंबानी ने बेटा $25,000 का रियाना को गिफ्ट दे दिया, तो मुझे बताइए अब उसकी लिमिट कितनी रह जाएंगी? 2,25,000 की। फिर 20,000 का और पेमेंट किया कुछ किसी और चीज के लिए बेटा, तो मैं कहूंगा अब लिमिट हो गई 2,05,000। तो जैसे जैसे आप खर्चा करोगे लिमिट आपकी कम 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 होती जाएंगी क्या? हाँ। और जो आखिरी ट्रांजेक्शन होगा जो लिमिट के ऊपर जाने वाला है उसके लिए फिर आपको परमिशन लगने वाली है क्या? यस सर, आपको परमिशन लगेंगी। समझे क्या आप बात को? अरे बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? ठीक है, यस। तो देखो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो मैंने $25,000 खर्चा, ऐसे मैं पैसे खर्चते जा रहा हूं। अब आखिरी में मेरा टोटल हो गया मान लो 2,49,000। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मान लो $20,000 का कुछ खर्चा करना है, तो इसके लिए मुझे क्या लगेंगी? परमिशन लगेंगी। इसके लिए मुझे क्या लगेंगी? बोलो जल्दी से, मुझे परमिशन लगेंगी। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो बोलो बोलो, है ना? क्या आप मुझे इस बात को समझे क्या? है ना? हाँ बोलो, क्या आप इस बात को समझ गए? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे मुझे। यस सर। चलिए अगला देखो क्या दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है बेटा जो रेसिडेंट है बट परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, मतलब वो इंडिया में रह रहा है बट इंडिया में 3 साल से ज्यादा नहीं रहने वाला है, और वो मान लो फॉरेन स्टेट का, मतलब किसी दूसरे कंट्री का रहने वाला है, पाकिस्तान को छोड़ के, लेके ना, है ना, पाकिस्तान को छोड़ के, और वो इंडिया में डेप्यूटेशन पे आया है या कोई जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया में कोई सब्सिडरी वगैरह के अंदर यहाँ पे आया है काम करने के लिए, तो कोई फॉरेनर इंडिया में आया है, तो फैमिली का मेन पर्सन इंडिया में सैलरी बेसिस पर काम कर रहा है, तो वो इंडिया से नेट सैलरी भेज सकता है अपने फैमिली के लिए। नेट सैलरी का मतलब होता है टैक्सेस, पीएफ और ये सब काट कूट के बेटा भेजना पड़ेगा, इसके ऊपर एलआरएस नहीं लगता। भरी वो $2.5 लाख के ऊपर भेज रहा हो साल भर में, पर एलआरएस लगने वाला है क्या?
नहीं लगने वाला है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। सर ध्यान रखना, ये जो बंदा है ये पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए बेटा। पाकिस्तान का पता चला सैलरी भेज रहे उससे बॉम्ब बना के फेंक रहे हो अपने ऊपर, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना ये पर्सन जो है पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। क्या? यस सर। ठीक है, आ जाइए अगला ध्यान दो। अब दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? तो अपन ने सर ये देखा $2.5 लाख वाली लिमिट्स देखा, फिर अपन ने ये प्रिस्क्राइब वाली लिमिट देखा, फिर फॉरेन पाकिस्तान वाला ये वाली जो चीज है वो भी देखा कि नेट सैलरी तक आप दे सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। गॉट इट एवरीवन? सभी लोग बताएंगे जल्दी से मुझे, है ना? यस। अगला नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा फैसिलिटीज फॉर दी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए। मतलब सर इंडिविजुअल्स के अलावा जो बाकी पर्सन है उनके लिए जो फैसिलिटीज है उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस है, उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला अदर देन इंडिविजुअल मतलब जैसे कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, इन सब लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सर अगर ये इनमें से मान लो कोई कंपनी है बेटा, वो डोनेशन देती है किसके लिए? कोई चेयर मतलब सीट के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीट के लिए मान लो टीसीएस ने पेमेंट दिया, टाटा ने पेमेंट दिया बेटा, टीसीएस ने, कि हमारा जो एक एम्प्लॉय है उसके लिए हम सीट बुक करना चाहते हैं आपके पास। या मान लो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कोई फंड में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, या कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज वगैरह होते हैं, मैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं कि आप हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो और उसके बाद हमको बना के दो चीजें। मैं आपको फंड करता हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, आप ढूंढ के दो हमारे लिए चीजें। समझे आप बात को? तो बोला गया है कि अगर आप डोनेशन करोगे 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग्स जो आपके पिछले 3 सालों में हुई है, और यूएसडी 50 लाख विच एवर इज लेस, पूरे पूरे फेमा के अंदर एक ही लिमिट है जो लेस वाली लिमिट है बेटा, वो क्या? डोनेशन की। तो देखो एग्जांपल, सर टीसीएस, टीसीएस ने बेटा पिछले 3 सालों में, एक साल में कमाया $10 लाख, एक साल में कमाया $20 लाख, एक साल में कमाया $30 लाख। ठीक है, टोटल कितना हुआ? $60 लाख। अब ये जो $60 लाख है इसका 1%, 1% कितना होगा इसका? 1% होगा $60,000 होगा क्या बेटा? बोलो जल्दी से, $60,000 होगा क्या? हाँ सर $60,000 होगा। ठीक है, $60,000 यानी कि 1% ऑफ 3 साल की अर्निंग्स, और 50 लाख, और क्या बोला गया? बोलो 50 लाख, विच एवर इज लोअर, लोअर कितना हुआ? $60,000 हुआ। तो अब ध्यान देना, अब अगर टीसीएस किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को $61,000 का पेमेंट करेंगी, परमिशन लगेंगी, पर $59,000 का पेमेंट करेंगी, परमिशन नहीं लगेंगी। समझ गए क्या बात को? एक झटके में समझ गए क्या? यस सर। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन एवरीवन, लेट्स मूव, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जाओ। अगला, अगला पॉइंट क्या कह रहा है सर? ये बात कर रहा है कि अगर हमारे बाहर के देशों में कोई एजेंट है, जैसे मान लो हीरा नंदानी इंडिया में बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज बनाता है, दुबई में उसके एजेंट है, और वो एजेंट वहां के शेख जादव को क्या करते हैं बेटा? शेख को बेचते हैं वहां पे। ठीक है ना? अब देखो क्या, अब सीधी सी बात है, वो जो एजेंट जो दुबई में है उसको कमीशन देना पड़ेगा तभी तो बेचेगा वो। तो कितना कमीशन आप दे सकते हो? तो इनका कहना है जितना, ध्यान रखना, पर फ्लैट या पर ट्रांजेक्शन आप कितना दे सकते हो? तो इनका कहना है कि $25,000 या 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। क्या कहा मैंने? बोलो, समझना बात को फिर से। $25,000 या 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर, जो भी लिमिट आएंगी उस लिमिट के ऊपर देना चाहते हो परमिशन, लिमिट के नीचे देना चाहते हो नो परमिशन। ठीक है, क्या आप बात को समझे क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? जैसे फॉर एग्जांपल किसी शेख ने बेटा $20 लाख दिया, $20 लाख किस में दिया? इंडिया में भेजा। तो $20 लाख का 5% होता है $1 लाख, और यूएसडी 25,000, 25,000 विच एवर इज मोर मतलब $1 लाख। तो अगर मैं $1,02,000 का पेमेंट करूंगा परमिशन लगेगा, पर $90,000 का करूंगा परमिशन नहीं लगेगा। ओके अगला, सर अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी लेते हो तो $1 करोड़ तक अलाउड होती है, और मान लो इंफ्रा को छोड़ के बाकी कंसल्टेंसी लेते हो $10 लाख तक अलाउड होती है। सर इसके अलावा सर मान लीजिए किसी एंटिटी ने इंडिया में कंपनी खोली, और वो जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है वो अपने प्री, और कुछ समय बाद वो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का रिएंबर्समेंट करना चाहता है। एग्जांपल के लिए फेसबुक ने मान लो इंडिया में टेप बुक खोला, अब कुछ साल बाद, 2-4 साल बाद टेप बुक बेटा प्री इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंसेस का रिएंबर्समेंट करना चाहता है फेसबुक को। इंडिया की कंपनी बाहर के कंपनी को वापस भेजना चाहती है पैसा, तो कितना बेच सकती है? तो इनका कहना है मैक्सिमम 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आया, या $1 लाख विच एवर इज मोर, उतना दे सकती है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो $10 लाख आए बेटा, $10 लाख का 5% होगा $50,000 और $1 लाख, विच एवर इज मोर, मतलब $1 लाख। तो $1 लाख जो है ना उसके ऊपर अगर आप भेजना चाहती है टेप बुक फेसबुक को, तो मैं कहूंगा आपके साथ कि इस सिचुएशन में परमिशन लगेंगी। और उसके नीचे वाला केस है तो क्या परमिशन लगेंगी क्या? नहीं सर, नहीं लगेंगी। क्या आप इस बात को समझे? बोलो बोलो बोलो, यस सर। अब सर जो भी ट्रांजैक्शन ऊपर आपको नहीं दिख रहे कैपिटल अकाउंट में वो फ्रीली परमिसिबल होते हैं, उसके लिए आपको किसी की परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है। $2.5 लाख तक ऑब्वियस, उसके ऊपर तो फिर परमिशन लेना ही पड़ता है। फिर सर अगर आपका रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, जैसे मैं मान लो दुबई में गया था बेटा, मैं दुबई में गया एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय, मैंने वहां पे दिरहम में पैसे कमाया, मेरे अकाउंट में दिरहम में पैसा पड़ा हुआ है, मैं इंडिया में आ गया पर वो अकाउंट आज भी है बेटा, तो क्या उस अकाउंट से मैं शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन में पैसा खरीद सकता हूं? हाँ। क्या मुझे किसी का अप्रूवल नीडेड है? नो अप्रूवल। अकाउंट में पैसा है, निर्मला ताई बोलेंगे मेरा बाबू कैसा है, मतलब क्या अकाउंट में पैसा है, आप फ्रीली ट्रांजैक्शन करो सर, कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा जो अपने एक्सपोर्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। क्या करते हैं कि मान लो मशीनरी को इंपोर्ट किया, उसको बढ़िया से रिफर्बिश या कुछ तो भी नया किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया बेटा, वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर दिया। तो मैंने $80,000 में मशीनरी लिया और $1,10,000 में मशीनरी बेच दिया, तो $30,000 का फायदा हुआ। अब आप सोच के देखो, मैं जब मशीनरी खरीद रहा हूं तो रुपी से डॉलर करके चार्जेस पे करूं बैंक को, फिर मेरे पास डॉलर आएंगे, डॉलर से रुपीस करके चार्जेस पे करूं बैंक को। मैं कहता हूं भैया किस्सा खत्म करो, मेरा एक एक्सपोर्टर्स एक्सचेंजर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करो, ईईएफसी अकाउंट ओपन करो। उस ईईएफसी अकाउंट में डॉलर में पैसा आएगा भी, डॉलर से पैसा जाएगा भी। तो उस ईईएफसी अकाउंट से अगर मैं शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन इनकर करना चाहता हूं, कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। सर अप्रूवल कब लगेगा? अप्रूवल वो पीएनआई क्लब के लिए करना चाहता हूं, या मान लो वो एजेंट वाला जो पढ़ा अपन ने हीरानंदानी वाला, या जो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है उसके लिमिट के ऊपर जा रहा है, तो इन 3 केसेस के अंदर ही परमिशन लगती है। बाकी परमिशन सर पीएनआई क्लब के लिए $1 का भी खर्चा किया ना तो भी मुझे परमिशन लगेंगी। सर कमीशन वाला जो था वो 25,000 या 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विचएवर इज मोर, तो उस लिमिट के ऊपर गया तब परमिशन लगेंगी, लिमिट के नीचे तो वैसे भी परमिशन नहीं है, और ईईएफसी अकाउंट में वैसे भी परमिशन मुझे फिर नहीं लगेंगे। बट लिमिट के ऊपर गया इन दोनों केस में तो मुझे परमिशन लगने वाली है। क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल लगने वाली है। क्या समझ गए क्या? बोलो। ये हुआ बेटा अपने वो सारे ट्रांजैक्शन जो अपन ने यहाँ पे देखा, ठीक है ना। फिर ये आरएफसी देखा, ईईएफसी देखा, ये सारी चीजें देखा। अब अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, आप उससे पेमेंट करते हो, नो परमिशन, फिर एलआरएस स्कीम को आपको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, बस इस बात का ध्यान रखना। सर माइनर के केस में आपको आपका जो गार्डियन होगा वो काउंटर साइन करता है बेटा फॉर्म को, और इसके अलावा आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते फैमिली मेंबर्स के लिमिट को, बराबर ना। सबकी अपनी अलग अलग लिमिट होती है। आपको कंसोलिडेट करना है कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो आपको दूसरे फैमिली मेंबर को को ओनर बनाना पड़ेगा। जैसे मैं और मेरी वाइफ मिलके, मैं ऐसा कह रहा हूं हम दोनों के लिमिट को क्लब करके मेरे को दुबई में प्रॉपर्टी लेने दो, तो लॉ बोलते हैं नहीं नहीं हम आपको नहीं, हाँ लेकिन अगर आप दोनों को ओनर बनेंगे उस प्रॉपर्टी में तब हम आप दोनों की लिमिट यूज करेंगे। क्या? हाँ तब आप $5 लाख की लिमिट यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, और अगला वाला जो पॉइंट है वो किसके बारे में बात करेंगे सर? अगला वाला जो पॉइंट है हम लोग आ जाएंगे और ये बात करता है किसके बारे में? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। सर देखो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन बेटा, क्या कह रहा हूं मैं सुनो, कैपिटल अकाउंट ये है बेटा पीआरआई, इंडिया में, समझना इंडिया, और ये है आउटसाइड इंडिया। क्या है बोलो? आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी का वर्ल्ड। ठीक है, सुनो, इंडिया में जो पर्सन रह रहा है मैं इसको पीआरआई बोलूंगा। सर अगर पीआरआई कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है, पीआरआई अगर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जो चेंज मतलब जो अल्टर करता है, किसको? असेट को या लाइबिलिटी को या कंटीजेंट लाइबिलिटी को। क्या कहा मैंने? बोलो, असेट को, लाइबिलिटी को या कंटीजेंट लाइबिलिटी को, और वो भी कहा कि आउटसाइड इंडिया के, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है सर, बाहर का कोई व्यक्ति यानी कि कोई पीआरओआई के किसी ट्रांजैक्शन से इंडिया के असेट या लाइबिलिटी में चेंजेस, करंट लाइबिलिटी नहीं,
है ना, चेंजेस आते हैं, तो इन ट्रांजेक्शन को मैं कहता हूं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर करंट लाइबिलिटी अपन पीआरआई की क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है लाइबिलिटी को अकाउंट फॉर करो। बट पीआरओआई की करंट लाइबिलिटी इंडिया के लिए असेट बनेंगी, तो असेट बनेंगी तो हम उसके लिए कुछ बोलते हैं क्या? सर असेट को आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, समझे क्या आप बात को? आप असेट को मत रिकॉर्ड कीजिए, वो चल जाएगा आपको, ठीक है। यस, तो अपन ने क्या कहा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो असेट लाइबिलिटी या कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ आउटसाइड इंडिया को अफेक्ट करते हैं, किसी पीआरआई के। और असेट लाइबिलिटी जो इंडिया में है वो पीआरओआई की अगर बदल रही है बेटा, तो इसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है क्या? यस सर, बोला जाता है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। मुझे बताइए, अगर मैंने बेटा लंदन बैंक से, समझना, मैंने लंदन बैंक से लोन लिया रुपीज में, क्या कहा मैंने? बोलो, मैंने लंदन बैंक से लोन लिया रुपीज में, क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा क्या? जवाब है नहीं सर, नहीं होगा। पर लंदन बैंक से मैं डॉलर में लोन लूंगा, क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा? हाँ, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मैंने बाहर से मशीनरी इंपोर्ट किया बेटा क्रेडिट पर, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मैंने बाहर से मशीनरी इंपोर्ट किया बट उसके लिए तुरंत पैसा दे दिया, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, समझे क्या आप बात को? है ना। तो बेटा ध्यान रखो, आपका जो असेट लाइबिलिटी, आप कैपिटल अकाउंट को वो मत समझ लेना कि आपका अकाउंट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट है, ना जी ना। जो आपके लिए असेट लाइबिलिटी या कंटीजेंट लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहा है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो वो क्रिएट नहीं कर रहा है इट्स नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सीधी बात, नो बकवास। अगला, सर किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको अथोराइज पर्सन से ही पैसा मांगना पड़ेगा क्या? यस, आरबीआई के पास पावर होती है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को वो परमिट करेंगे। देखो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कैसा था, अगर कुछ नहीं बोला है तो वो परमिसिबल है, बट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का वैसा नहीं है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप वही कर सकते हो जो हमने अलाउ किया है। क्या कहा मैंने? बोलो, आप वही कर सकते हो जो हमने अलाउ किया है, वही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब दे आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। ऐसा मैं कह रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते जब तक हम आपको बोल नहीं देते। फिर आरबीआई सीजी के कंसल्टेशन पर क्लास कर सकता है किसी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को जिसके अंदर क्या है बेटा, देखो डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, लिमिट दे सकता है और कंडीशन दे सकता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से पूछ के देखो, ऊपर वाले केस में आरबीआई के पास मेन पावर, नीचे वाले केस में सीजी के पास मेन पावर। ये ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को बता सकता है जो नॉन डेट वाले हैं। नॉन डेट मतलब इक्विटी ओरिएंटेड, जो परमिसिबल है उसकी लिमिट और उसके कंडीशन को बता सकता है। थर्ड सबसेक्शन डिलीटेड है। फोर्थ सबसेक्शन की बात करूं तो ये कहता है कि कोई भी पीआरआई, क्या कह रहा हूं मैं? बोलो, कोई भी पीआरआई का मतलब होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये होटी कर सकता है। होटी मतलब होल्ड, अपने पास रखना, ओन खरीदना, तीसरा ट्रांसफर मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देना, या इन्वेस्ट करना। कोई भी पीआरआई, जैसे मैं पीआरआई हूं, मैं होटी, होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट कर सकता हूं। किसमें? फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन सिक्योरिटी, या फॉरेन की किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो कहां पर है? जो इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो मैं किसी बाहर के देश की करेंसी, सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी में होटी कर सकता हूं। कब? जब बेटा समझना, जब ये करेंसी, सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी ना, ये मैंने एक्वायर किया था जब मैं खुद पीआरओ आया था, या मेरे को किसी ने इनहेरिटेंस में मिला है। मतलब क्या? मैं दुबई में गया था, मैंने दुबई में पैसा कमाया, वो आज भी पैसा वैसे ही दिरहम में पड़ा हुआ है, मैं कहूंगा सर अलाउड है। मैं दुबई में गया था, मैंने दुबई में फ्लैट खरीद लिया, अलाउड है मेरे पास आज भी रखना। मैं मान लो दुबई में था, मैंने वहां पे किसी अच्छे कंपनी के शेयर्स लेके रख लिया था, अलाउड है ये सब चीजें करना। या मान लो किसी शेख ने मुझे अपना वारिस बना लिया बेटा, और शेख के जाने के बाद पूरी प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई, तो इस सिचुएशन के अंदर ये चीजें भी अलाउड है। भैया इंडिया का तो फायदा हो रहा है ना, कर लो अंदर, क्या जा रहा है तुम्हारा, कर लो अंदर, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, तो ये चीजें अलाउड होती है, ठीक है। अगला, अब एग्जैक्टली रिवर्स, अगर कोई पीआरओ है बेटा जो होटी करता है इंडिया की करेंसी, कौन तो करेगा भैया, मूर्ख है जो इंडिया की करेंसी होल्ड करके बैठे, या तो धनाधन अपनी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, तो होल्ड करके रखे इंडिया की करेंसी को, या सिक्योरिटी को, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, है ना। कब? जब वो पीआर आया था तब उसने एक्वायर किया, या इनहेरिट हुआ। मान लो मुकेश अंबानी कहता है कि मेरे दोनों बेटे पूरे निकम में, एक काम करो मार्क जुकरबर्ग को मैं अपना ये वारिस बना देता हूं, तो मुकेश अंबानी के पूरे असेट्स अगर चले जाते बेटा किसके पास, बताइए मुझे जल्दी से, मार्क जुकरबर्ग के पास। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये भी चीजें अलाउड है। क्या? हाँ सर, ये भी चीजें अलाउड है। गॉट इट एवरीवन? सभी लोग बोलो बेटा, क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या? है ना। यस। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं
मैं क्या क्या मैं आगे बढ़ू क्या, है ना। चलिए सर आइए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अब देखो क्या सर, मैं अगर कहूं आपके साथ, अब मैं कहूंगा परमिसिबल ट्रांजैक्शन के बारे में। ऐसे कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो परमिसिबल है, मतलब जो अलाउड वाले ट्रांजैक्शन है, वो कौन से हैं? तो देखो सर, शेड्यूल 1 में पीआरआई को कौन से ट्रांजैक्शन अलाउड है, और शेड्यूल 2 में पीआरओआई को, मतलब इंडिया के बाहर जो व्यक्ति है उसको कौन से ट्रांजैक्शन अलाउड है। ठीक है, बस 5-10 मिनट का ये चैप्टर अब रह गया है अपना। तो देखो सर, पीआरआई में अपन अज्यूम करेंगे अपने एमवी सर। तो देखो एमवी सर फॉरेन सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं, एमवी सर टेस्ला के शेयर्स को खरीद सकते हैं। दूसरा, एमवी सर फॉरेन करेंसी लोन ले सकते हैं, मान लो लंदन बैंक से डॉलर में पैसा लिया, डॉलर में लोन लिया, एमवी सर ले सकते हैं। तीसरा, एमवी सर इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज सेल कर सकते हैं जो इंडिया के बाहर की है, बिल्कुल ले सकते हैं। और चौथा, मान लो कि बिल गेट्स ने कुछ लोन लिया लंदन बैंक से, एमवी सर ने उसकी गारंटी इशू किया है, एमवी सर गारंटीज को दे सकते हैं कि यस, गारंटी आती है कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाती है। तो ये 4 बातें आपको क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। एमवी सर को शौक है कि वो फॉरेन करेंसी के नोट्स हो गए, फॉरेन करेंसी के कॉइन्स हो गए, जो पुराने कॉइन्स होते हैं उसका क्या करे, उसका एक सेट अपने पास रखे, तो वो सब चीजों को भी एमवी सर कर सकते हैं। या मान लो लोन्स या ओडी बाय पीआरआई टू पीआरओआई, एमवी सर ने बोला किससे, जुक्कू से, काम कर मैं तेरे को लोन देता हूं करके, ठीक है, तो एमवी सर लोन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। एमवी सर लोन देंगे तो इंडिया के बाहर एमवी सर का असेट क्रिएट होगा, तो ये अलाउड है। इसके अलावा एमवी सर चाहे तो फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया के बाहर मेंटेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। एमवी सर चाहे तो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं, इंडिया के बाहर की कोई कंपनी है बेटा, मान लो अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी, उनसे भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, उनसे निकाल सकते हैं। समझे क्या बात को? यस सर। इसके अलावा ध्यान दो, लोन एंड ओडी बाय पीआरआई फ्रॉम पीआरओआई, मतलब क्या? एमवी सर क्या बिल गेट्स से लोन ले सकते हैं क्या? वॉरेन बफेट से लोन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। ऊपर वाले केस में एमवी सर ने लोन दिया था, नीचे वाले केस में एमवी सर लोन ले रहे हैं। 10वां पॉइंट कहता है 10वां पॉइंट क्या कहता है समझो, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट बाय पीआरआई, मतलब क्या सर, मान लो एमवी सर का कोई असेट है बाहर, इंडिया के बाहर, तो वहां पे उन्होंने लेबर, वहां पे उन्होंने ऐसे दिन भर के लिए एक आदमी रखा है बेटा जो वहां की साफ सफाई करता है, तो उसका सैलरी का खर्चा, रेमिटेंस का खर्चा जो एमवी सर देते, ये अलाउड है। और डेरिवेटिव सट्टा बाजारी वाला कॉन्ट्रैक्ट बेटा, ये भी अलाउड है। ये हमने इसलिए अलाउ किया ताकि हम चाहते हैं कि बाहर के देश के लोग जो पीआरओ आए ना, वो भी इंडिया में आके सट्टा लगाए, क्योंकि हम पैसा जीतने पर तो बाहर लेके जाने देने नहीं वाले, पर इंडिया में आके वो लगाएंगे तो डेरिवेटिव में आज तक फायदा किसका हुआ है? अरे किसी का भी फायदा नहीं हुआ है। तो जब किसका फायदा नहीं हुआ तो इंडिया को मजे ही मजे होने वाले। तो इस सिचुएशन के अंदर डेरिवेटिव के लिए हम उनको अलाउ करना चाहते थे, इसलिए झक मार के अपने लोगों को भी अलाउ करना पड़ा। ओके सर, अब कोई इंडिया के बाहर वाला व्यक्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल गेट्स है ना, बिली के बारे में बात करेंगे, तो बिली क्या क्या कर सकता है? तो देखो, बिली किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स में पैसा डाल सकता है, जैसे रिलायंस में पैसा डाल सकता है बिली। दूसरा सर, इन्वेस्ट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय पीआरआई इन कैपिटल या प्रोप्राइटर या एओपी, मतलब किसी कंपनी के कैपिटल अकाउंट में या किसी कंपनी के इक्विटी में पैसा डाल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकता है। इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बिल गेट्स इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है? हाँ, बिल गेट्स का कहना है सलमान भाई का फार्म हाउस है तो मेरा भी फार्म हाउस होना चाहिए, मुझे भी फार्म हाउस चाहिए, मतलब पाइजे। तो इस सिचुएशन के अंदर सर हम लोग कहेंगे कि वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है। सर, गारंटी बाय पीआरओआई इन फेवर ऑफ पीआरआई, मतलब क्या एमवी सर ने लोन लिया बेटा एसबीआई से, बिल गेट्स कहता है मैं गारंटी दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं गारंटी दूंगा, तो ये भी अलाउड है। सर, बिल गेट्स इंडिया की करेंसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है, अलाउड है। समझना बात को, आपने जो डिपॉजिट चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है बेटा, तो रिलायंस और बिल गेट्स के बीच में डिपॉजिट्स का आदान प्रदान होता है, अलाउड है। सर, फॉरेन करेंसी अकाउंट वो इंडिया में मेंटेन करना चाहता है बिल गेट्स, अलाउड है। सर, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट इन इंडिया, बिल गेट्स का एक फार्म हाउस है इंडिया में, वहां पे जो रामू काका काम कर रहे हैं, बिल गेट्स उनकी सैलरी भिजवा रहे हैं, तो वो भी अलाउड है। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी बिल गेट्स कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल गेट्स क्या इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल सकते हैं क्या इंडिया में? नहीं सर, नहीं डाल सकते। यहाँ पे देखो, देखे नहीं रखा है, तो जो ट्रांजेक्शन दिया नहीं है वो प्रोहिबिटेड है। ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट का रूल जो पढ़ा है वही अलाउड है, इसके अलावा कुछ अलाउड है क्या?
नहीं सर, कुछ भी अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, समझे क्या? ओके, अगला सर, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। एमवी सर ने 20 साल का लोन लिया, 2 साल के अंदर एमवी सर ने इतना पैसा कमा लिया, बोले एक ही बार में मैं पूरे लोन को फेडना चाहता हूं। फेड सकते हैं क्या? बिल्कुल फेड सकते हैं। लोन का अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो, इट्स कंप्लीटली अलाउड। ठीक है, अगला डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, मैंने सिंगापुर में एक कंपनी बनाया, पर सिंगापुर में एक रिस्ट्रिक्शन था कि आपका $10 मिलियन का नेटवर्थ होना चाहिए कंपनी का। अब उस कंपनी में कुछ लॉसेस हो गए और मेरा नेटवर्थ $8 मिलियन हो गया, तो मैं कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहता हूं इंडिया से उस कंपनी में $2 मिलियन का। अलाउड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। समझ गए आप बात को? यस सर, इसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? बोलो, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, अगला। अब मैं बस, अब अपना ये आखिरी वाला पोर्शन है और इसके बाद अपना फेमा समाप्त हो रहा है बेटा। हार्डली 5 मिनट 7 मिनट और लगेंगे फेमा को कंप्लीट करने। ठीक है, अगला प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। सर, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जो अलाउड ही नहीं है, जो अलाउड ही नहीं है, उन ट्रांजैक्शन को बोला जाता है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। तो देखो सर, कोई भी पर्सन को हम लोग सेल या ड्रॉ नहीं करने देंगे फॉरेन एक्सचेंज इससे अथराइज पर्सन से किसी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, जनरल रूल है। बट अगर पीआरआई बेटा $2.5 लाख तक लेना चाहते हैं एलआरएस के अंदर, अलाउड कर देंगे। और समझना बात को, और अगर एक बात ध्यान रखना, ये $2.5 लाख की जो लिमिट है ना, ये उन कंट्रीज के ऊपर नहीं लगेंगी जहां पे जिसको एफएटीएफ बोल के रखा है, मतलब जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है अपने साथ, अपन उनको, उनके लिए $2.5 लाख की लिमिट नहीं लगने वाली है। तो क्या बोला सर? देखो, आपको वैसे तो हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, पर सर परमिसिबल परमिसिबल ट्रांजैक्शन के लिए अलाउड करेंगे, लेकिन केवल वही ट्रांजैक्शन, केवल $2.5 लाख तक के। क्या कहा मैंने? बोलो, $2.5 लाख तक के अलाउड करेंगे। उसके ऊपर आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, तब हम आपको अलाउ करेंगे। $2.5 लाख तक फ्रीली होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो परमिसिबल है, जो परमिसिबल है, जो परमिसिबल है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके, अगला। सर अगर कोई पीआरओआई है, और पीआरओआई बेटा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बिल गेट्स के बारे में बात हुआ था, बिल गेट्स बेटा अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में जिसका बिजनेस है चिट फंड का, जैसे लक्ष्मी चिट फंड, उसके अंदर बिल गेट्स पैसा डालना चाहता है, अलाउड नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जहां पे अपन उसको अलाउड कर देंगे। कब? जैसे मान लो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया कि बैंकिंग चैनल से तुम पैसा लाना नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पर, कि तुम पैसा तो लाओगे पर तुम हम आपको ले जाने नहीं देंगे। मतलब क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में एक मान लो चिटफंड ओपन हो रहा है, बिल गेट्स उसमें पैसा डालना चाहता है, ममता दीदी बोलती है बिल गेट्स तुम मुझे दो, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगी पैसा वापस, है ना, लेकिन ये जो पैसा है तुम मुझे बैंक के थ्रू ही देना, रोकड़ा मत लाना मेरे पास। तो इस सिचुएशन में ये अलाउड होता है, अदरवाइज चिटफंड में पैसा अलाउड नहीं है। सर बिल गेट्स को निधि से दूर रखो बेटा, निधि कंपनी से। बिल गेट्स प्लांटेशन या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर सकता, और बिल गेट्स बेटा फार्म हाउस नहीं बना सकता। हम सलमान खान के फार्म हाउस से बहुत परेशान है, तो आप यहाँ पे आके फार्म हाउस पे है ना, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगला सर, ट्रेडिंग ऑफ टीडीआर भी अलाउड नहीं होता है किसी बाहर के पीआरओआई के द्वारा। लेकिन आप ध्यान रखो, अगर कोई ब्रिज बना रहा है, रोड बना रहा है, टाउनशिप बना रहा है, फ्लैट्स बना रहा है, रिट्स वगैरह की बात है, तो सर अपन लोग उसमें अलाउ कर देते हैं क्या? हाँ सर, अलाउ कर देते हैं। अगला देखो सर, कोई भी पीआरआई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को अंडरटेक नहीं करेगा ऐसे पर्सन के साथ जो कोरिया वोरिया कहता है। हम वैसे ही परेशान है बेटा वो नाचने वालों से, कौन वो बीटीएस वगैरह वालों से, तो हम उसको अलाउ करेंगे क्या? नहीं सर, अलाउड नहीं है। इसके बाद देखो क्या, अगला आखिरी पोर्शन है, किस्सा खत्म फिर इसके बाद। सर अगर एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन, क्या कहा मैंने? बोलो, देखो अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है बेटा, जो सिटीजन है, अगेन वो कोरिया वोरिया वालों से अगर कोई एग्जिस्टिंग आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो हम आपको एक डेट दे रहे हैं, तब तक वो नाचने गाने वालों से आपको ट्रांजैक्शन को निपटा देना, उसके बाद तो हम उनको जुड़ने नहीं देंगे। देखो कलर भी वही है बेटा, ठीक है, तो हम उसके बाद आपको जुड़ने देंगे क्या? नहीं सर, उसके बाद हम आपको जुड़ने नहीं देंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? सभी लोग बोलो जल्दी से मुझे। यस सर। मैं ये जो पीडीएफ है बेटा, मैं आपको भेज रहा हूँ किसके अंदर, ये मैं आपको भेज रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सीए इंद्रेश गांधी मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप एक बार चेक कर लेना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। यहाँ पे अपना जो फेमा है ना, ये फेमा पूरी तरीके से फिनिश ऑफ हो जाता है, ठीक है।
ऑलराइट गाइस, अब हम लोग यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को रेफर करते हुए चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चंस को मैंने आपको मार्क करवाया था उसे हम लोग देखेंगे हमारे सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक से। अब हमारी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक को अगर बाय करना चाहते हैं तो IGSir.in के ऊपर ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी में आपको पीडीएफ मिल जाता है सीए इंद्रेश गांधी ऐप के ऊपर, और अगर हार्ड कॉपी है तो 8 से 10 दिनों के अंदर आपके घर पर किताब पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ तो सबसे पहला सवाल देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि सर जो किशोर है ना वो रिसाइड करता है इंडिया में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 9-10 फॉर लेस देन 182 डेज। वो इंडिया में आता है 1 अप्रैल 2010 को फॉर बिजनेस, मतलब वो पीआरआई हो गया है। वो अपने बिजनेस को बंद कर देता है 30 अप्रैल को और इंडिया को छोड़ के चले आता है 30 जून को, यानी कि मैं बोलूंगा 30 जून के बाद से, यानी कि 1 जुलाई से वो पीआरओ हो जाएगा क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है। तो आपको डिसाइड करना है रेसिडेंशियल स्टेटस को। अब आपको समझ गया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो देखो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कब माना जाता है, जब कोई एक व्यक्ति प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रहता है तो वो इस साल पीआरआई माना जाता है। पर देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई इंडिया, भली मैं कम दिनों के लिए इंडिया में रहा था पिछले साल, पर अगर मैं इंडिया में 3 पर्पस के लिए आता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए या इंटेंशन टू स्टे अनसर्टन पीरियड के लिए, इन 3 चीजों के लिए आता हूं तो मैं पीआरआई माना जाऊंगा। और मैं इंडिया के बाहर इन 3 चीजों के लिए जाता हूं, भले मैं इंडिया में पिछले साल 183 या उससे ज्यादा रह चुका हूं, बट फिर भी मैं पीआरओआई माना जाऊंगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल माना जाऊंगा। ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने एक और चीज मार्क करवाई हुई यहां पर कि कभी कभार आईसीआई क्या करता है, बोलता है कि ट्रांजिटरी प्रोविजन के हिसाब से 1 दिन का ग्रेस आपने देना चाहिए, यानी कि आईसीआई कहता है यहां पर कि 2 जुलाई से आप उसको पीआरओआई मानना। पर ऐसी कोई भी चीज हमारे मॉड्यूल में नहीं दी है, और हमारे मॉड्यूल में नहीं दी है तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाएंगे। सर सुरेश रेसिडेंट इन इंडिया है बच्चों, और वो इंडिया को छोड़ के जाता है 15 जुलाई को हायर स्टडीज के लिए। अब हम लोगों ने पढ़ा था आरबीआई के एक सर्कुलर है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया के बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है तो हम लोग उसको क्या ट्रीट करते हैं बच्चों, पीआरओआई ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब उसको चाहिए 25,000 रुपए ट्यूशन फीस और 30,000 रुपए बाकी इंसिडेंटल एंड स्टे एक्सपेंसेस। तो देखो $2.5 लाख की एलआरएस की लिमिट होती है इंडिविजुअल के लिए, तो क्या वो लिमिट के अंदर ये आ जाएंगे क्या बच्चों? हाँ, वो लिमिट के अंदर ये लोग काउंट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, सर ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। सुरेश यहाँ पर पीआरओआई माना जाएगा और सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर ये वाला ट्रांजैक्शन अलाउड होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, ये देखो सर, एक इंडियन रेसिडेंट है, उसको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए बच्चों। क्या निकालना है उसको? सबसे पहले इंश्योरेंस निकालना है, कंपनी अब्रॉड से चलेगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। दूसरा सर वो एक्सपोर्ट करना चाहता है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से, सर डॉलर इसके लिए अलाउड नहीं होते, ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन माना जाता है। और अगर गिफ्ट रेमिटेंस देना है $10 10,000 रुपए से ज्यादा तो इस ये वाला ट्रांजैक्शन भी अब अलाउड है, क्योंकि ये एलआरएस के लिमिट के अंदर आता है। क्या कहा मैंने? बोलो एलआरएस के लिमिट के अंदर। एक चीज ध्यान रखना, पहले ऐसा होता था बच्चों की गिफ्ट के अंदर भी एक इंडिविजुअल लिमिट हुआ करती थी, पर अब ऐसा नहीं है। गिफ्ट के लिए कोई अलग से लिमिट नहीं है, जो $2.5 लाख की लिमिट है वही काउंट की जाती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल $2.5 लाख की लिमिट को ही आप यहां पर क्या करोगे, काउंट करते हुए चलोगे। ठीक है, ओके सर, आ जाओ नेक्स्ट 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 देखेंगे। हाँ, ये देख लो यहाँ पर सर, आपको कौन से लोगों को अप्रूवल लगेगा उसके बारे में बताना है। देखो एक फिल्म स्टार बाहर परफॉर्मेंस करना चाहता है न्यूयॉर्क में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की परमिशन यहाँ पर आपको लगने वाली है कल्चरल टूर के लिए। सर अगला देखो, क्या एफ एक कंपनी है जो ट्रेडमार्क यहाँ पर परचेस कर रही है दूसरे कंपनी से, जिसका रिटेल चेन है यहाँ पर, तो बिंदास कर सकता है क्योंकि एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। सर यहाँ पर हार्ट सर्जरी के लिए आर को यूके जाना है बच्चों, तो कितना क्या किसी का अप्रूवल लगेगा क्या? देखो $2.5 लाख तक नो अप्रूवल, $2.5 लाख के ऊपर आरबीआई का अप्रूवल, और अगर आपने यूनिवर्सिटी या मेडिकल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ला लिया तो आरबीआई आपको अलाउ कर देगा। इसके अलावा एल को सर परस्यू करना है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बच्चों पेरिस के अंदर, तो उसको 20,000 और $30,000 यानी कि टोटल $50,000 लग रहे, तो अलाउड माना जाता है क्योंकि $2,500 के लिमिट के अंदर है दोस्तों। तो क्या अलाउड माना जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है। ठीक है, ओके सर, आ जाओ अगला नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर हम लोग बात करें, ये वाला है,
ठीक है, आइए देखो क्वेश्चन नंबर 22। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर आपको बताना है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन के लिए जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सर वो ट्रांजैक्शन है विदाउट एनी लिमिट का, आप चाहे उतना पैसा इसके लिए खर्च सकते हो। इसके अलावा मुझे बताइए परचेस ऑफ PROI ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया एंगेज इन प्लांटेशन एक्टिविटीज। तो अगर कोई प्लांटेशन एक्टिविटीज में एंगेज है बच्चों कंपनी, तो उस केस के अंदर कोई PROI उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है सर, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा एक और बात बता दूं, PROI और कहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, फार्म हाउस वाले अगर बिजनेसेस है उसके अंदर भी PROI इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगला देखो क्या, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके एस्टैब्लिश ब्रांच एट चेन्नई। तो चेन्नई ब्रांच को मैं PRI बोलूंगा। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ चेन्नई ब्रांच, PRI, क्योंकि वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है। अब अगर चेन्नई ब्रांच मान लो बेटा बाहर के सिंगापुर में कोई एक और ब्रांच है उसको भी कंट्रोल करती है, तो सिंगापुर ब्रांच को भी मैं PRI कहता हूं। ठीक है, अब द चेन्नई ब्रांच प्रपोजेस टू परचेज सम इमूवेबल प्रॉपर्टी एट चेन्नई फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इज दिस अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब चेन्नई ब्रांच तो PRI है, और PRI अगर इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इंडिया के अंदर ही एसेट हो रहा है किसी PRI का, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। इंडिया के बाहर एसेट हो रहा होता तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन यहां पर बन रहा होता। तो कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं सर, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। ठीक है, ओके सर, आ जाओ अगला। अब देखो ये सेकेंड वाली चीज देखो, अ पर्सन हु वाज अ रेसिडेंट ऑफ USA फॉर सेवरल इयर्स इज प्लानिंग टू रिटर्न इंडिया परमानेंटली, कैन ही कंटिन्यू टू होल्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी इन USA। बिल्कुल सर, होटी वाला पॉइंट आता है, होल्ड ऑन और होल्ड। यहां पर वो क्या कर सकता है बच्चों, यहां पर होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है किसी बाहर के फॉरेन शेयर, सिक्योरिटीज या करेंसी के अंदर। किसमें से, एक तो जब वो PROI था तब, या इसके अलावा जब वो PRI बन चुका है बच्चों, लेकिन वो अपने पुराने अकाउंटों में से करता है जहां पर डॉलर गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता, तो उस केस के अंदर वो कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अब देखो चंद्रा जो है बच्चों रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इनहेरिट कर रहा है फादर की प्रॉपर्टी जो इंडिया के अंदर है। अब सवाल बनता है कि क्या वो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है, रख सकता है। क्या वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है, बेच सकता है। बेचने के बाद अगर उसको रिपैट्रिएट करना है बच्चों, तो फिर उसको RBI का अप्रूवल लगने वाला है क्या, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। इसके अलावा एक पर्सन को फार्म हाउस खरीदना आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई के ऊपर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने आपको बोला भी था, हम सलमान खान के फार्म हाउस से परेशान है, हम बाकियों को अलाउ करेंगे क्या, नहीं सर, नहीं करेंगे। बस ये बेसिक क्वेश्चन है, फीमा के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते है ना, काफी इजीली मैनेजेबल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, और आप बिंदास बिंदास इन क्वेश्चंस को इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो किसके अंदर, फीमा के अंदर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो आप सभी लोगों का फीमा का रिवीजन और इसके इंपॉर्टेंट LDR क्वेश्चंस का एकदम बढ़िया से सारी चीजें आपकी निपट चुकी हो। ठीक है, तो अभी के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। मिलते हैं हम लोग अगले रिवीजन वीडियो के अंदर। पूरे रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, चैनल के ऊपर कमेंट करके मुझे बताना वीडियो के नीचे आपको ये रिवीजन वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हमारी जितनी भी क्लासेस है, फास्ट ट्रैक क्लास की बात करूं मैं या रेगुलर क्लास की बात करूं, ये सारे क्लासेस ultimateca.com के ऊपर अवेलेबल है, और हमारी जो किताब है ये IGSir.in के ऊपर अवेलेबल है। राइट, all right guys, thank you so much once again everyone, bye bye everyone, take care everyone।